जय हिंद। आज हम लोग जलप्रपात देखेंगे। ये हमारा बिहार स्पेशल का सीरीज है। बीपीएससी 67 और 68 को देखते हुए ये हम बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल सीरीज ला रहे हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे उसको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो पहले हम लोग देखेंगे जलप्रपात देखेंगे, कहाँ से कौन कौन से जलप्रपात ये सारे देखेंगे जलप्रपात। इसके बाद हम लोग जनजाति देखेंगे, जनजाति के बाद इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंडस्ट्री मतलब कारखाने देखेंगे। और उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या क्या, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आपके मिनरल्स, जो भी मिनरल खनिज संपदा बिहार के वो हम देखेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ ही हम लोग और क्या लपेटेंगे, तो इसके साथ हम जलवायु देख लेंगे, फिर बिहार की मिट्टी देखेंगे और बिहार के नदियाँ देख लेंगे। तो ये 6 टॉपिक पे आज हम ये वीडियो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन से। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो ये यहाँ पे पहला थ्योरेटिकल पार्ट में देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है हमारा तलहार कुंड। तलहार कुंड कहाँ पे, कैमूर में है और इसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, 80 मीटर है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, इधर वाले पार्ट को आपको इग्नोर करना है, बस हमको ये पार्ट ही देखना है। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दिया तलहार कुंड कहाँ पे है, तो आपका कैमूर में है। तलहार कुंड कहाँ पे, कैमूर में है। तलहार कुंड कैमूर में है। करकटगढ़ जो आपका कैमूर में है, करकटगढ़ भी कैमूर में है। तो याद रखिए दो है हमारा, तलहार कुंड कैमूर में और करकटगढ़ जो है कैमूर में, ये दोनों ही कहाँ पे हमारा, कैमूर में है। तलहार कुंड कैमूर में और करकटगढ़ कैमूर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तलहार कुंड कैमूर और करकटगढ़ कैमूर। तो ये हमारा हो जाता है। फिर आप आता है काकोलत। काकोलत कहाँ पे है, आपका नवादा में है। काकोलत कहाँ पे, नवादा में है। इसका ये भी याद नहीं रखना है, बस याद हैं काकोलत कहाँ पे आपका, नवादा में है। तो काकोलत नवादा हो गया। और ये जो बाकी 3 बच गए आपके, तुतला प्रपात जो आपका कहाँ पे, सासाराम में है। मजहर कुंड सासाराम में है और धुआं कुंड सासाराम में है। तो तुतला प्रपात सासाराम, मजहर कुंड सासाराम और धुआं कुंड सासाराम। तो याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है आपको। ये ट्रिक कुछ नहीं है, बस याद रखना है कि तलहार कुंड और करकटगढ़ कहाँ पे, कैमूर में है। काकोलत जो है नवादा में है। और उसके बाद जो 3 बचता है कौन सा, तुतला प्रपात और मजहर कुंड और आपका धुआं कुंड, ये तीनों कहाँ पे आपका, सासाराम में है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को जल्दी से हम लोग को माइंड में एक बार सेट हो जाए। उसके बाद तलहार कुंड कहाँ पे, तलहार कुंड कहाँ पे, तो आपका कैमूर में है तलहार कुंड। उसके बाद करकटगढ़ कैमूर में और काकोलत कहाँ पे, नवादा में। तो तलहार कुंड और करकट जो गढ़ है आपका कैमूर में और आपका काकोलत नवादा में है। उसके बाद जो आता है 3 होता है, तुतला प्रपात सासाराम और मजहर कुंड सासाराम और धुआं कुंड सासाराम। तो तुतला प्रपात, मजहर कुंड और धुआं कुंड कहाँ पे, ये तीनों सासाराम में है, याद रखिएगा। तो ऊंचाई इस साइड वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको राजगीर का याद करने के लिए, देखिए जो राजगीर और मुंगेर में बहुत ही आप कंफ्यूज होते होंगे, तो मैं आज सारा कंफ्यूजन ही दूर कर दूंगा। तो आपको बस याद रखना है राजगीर में ऐसे कुंड है जो कि किसी को या तो उत्पत्ति करा रहा हो, यानी जन्म दे रहा हो, उत्पत्ति करा रहा हो, या फिर वो बहुत ही सीनियर हो, अपने सीनियरिटी समझते हैं, सीनियर और जूनियर। या तो वहाँ पे किसी का ओरिजिन हो रहा हो, उत्पत्ति हो रहा हो, या वो किसी का सीनियर हो। तो बस आपको माइंड में यही चीज़ रखना है कि उत्पत्ति या सीनियर। अब हम कैसे होगा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहला है आपका ब्रह्मकुंड है आपको ब्रह्मकुंड से क्या समझ में आएगा, ब्रह्मांड आएगा। ब्रह्मकुंड से क्या बनता है, ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड क्या होता है, एक तरह क्या है, बहुत ही बड़ा उत्पत्ति होता है वहाँ पे क्या होता है, उत्पत्ति होता है। तो हमारा क्या हो गया, ब्रह्मकुंड कहाँ पे हो जाएगा, राजगीर। जो भी चीज़ उत्पत्ति होगा या फिर जिसका भी आपका जो भी सीनियर लगेगा, तो वो कहाँ पे होगा, राजगीर में होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ब्रह्मकुंड जहाँ पे ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में क्या होता है, उत्पत्ति होता है। और ये जो हमारा क्या है आपका, राजगीर, कहाँ पे, राजगीर में है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ब्रह्मकुंड कहाँ पे, राजगीर में है। दूसरा है हमारा सप्तधारा मतलब 7 धारा का समूह। और 7 धारा क्या होता है, ये भी सारी धारा मिलके एक धारा बनाएंगी, तो कि ये भी किसी का उत्पत्ति करेगा। तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा, हमारा राजगीर में। सप्तधारा कहाँ पे आ जाएगा, राजगीर में आ जाएगा। ठीक है, सप्तधारा कहाँ पे आ जाएगी, 7 धारा आ जाएगी और ये आएगी राजगीर में। फिर आपका यहाँ पे सूर्य कुंड। सूर्य भी कहाँ पे, सूर्य में भी क्या होता है, बहुत ही बड़ा उत्पत्ति होता है। किसका उत्पत्ति होता है, लाइट का, प्रकाश का। तो यहाँ भी क्या हो गया आपका, सूर्य का हो गया। और जीवन का उत्पत्ति भी सूर्य के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा सूर्य के आ गया राजगीर। सूर्य कहाँ पे आ गया, सूर्य कुंड राजगीर में। तो याद हो गया हमको कि ब्रह्मकुंड, सप्तधारा और सूर्य कुंड कहाँ पे, आपका राजगीर में है। ब्रह्मकुंड, सप्तधारा और सूर्य कुंड कहाँ पे, हमारा राजगीर में। ये 3 जो कुंड है राजगीर में। और देखिए गोमुख कुंड, मुख मतलब क्या होता है, मुख मतलब माउथ। अब माउथ में क्या होता है, उत्पत्ति होता है, किसी भी चीज़ का उत्पत्ति होगा माउस से। तो ये माउस में क्या होता है, किसी भी चीज़ से क्या निकलता है ये कुछ, तो माउस से क्या होता है, उत्पत्ति होता है, जन्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माउथ कुंड भी, गोमुख भी क्या हो गया, आपका राजगीर हो गया। तो हमारे
ये हो गया क्या हो गया आपका गोमुख राजगीर हो गया, ये भी आपको आसानी से याद हो गया। अब देखिए नानक कुंड, नानक कुंड के बारे में आप कैसे समझेंगे? नानक से क्या सब वर्ड आ रहा है आपको? नानक से आपको क्या वर्ड आ रहा है? नानक कुंड से 5 नंबर देखिएगा, नानक कुंड से आपको क्या वर्ड आ रहा है? तो नानक से हमको एक वर्ड आ रहा है गुरु नानक। गुरु नानक जो है आपका सबसे बड़े सीनियर थे, यानी सिख धर्म में सबसे सीनियर कौन थे? गुरु नानक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीनियर में क्या आ गया? सीनियर में राजगीर आ जाएगा, तो सीनियर में राजगीर आ जाएगा। और एक आपको याद रखना पड़ेगा कि मखदूम कुंड कहाँ पे? बोधगया में। मखदूम कुंड कहाँ पे है? बोधगया में। अब बोधगया में कौन है? भगवान बुद्ध थे, वो भी क्या थे? सबसे सीनियर थे। तो ये हमारे क्या आ जाएगा? राजगीर। ऐसे करके आप ये राजगीर याद कर सकते हैं। तो हमारा क्या क्या हो गया? ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड और नानक कुंड और मखदूम कुंड, ये सारे के सारे कहाँ पे है? राजगीर में। ब्रह्म कुंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति राजगीर में। सप्तधारा 7 धाराओं का समूह कहाँ पे? इसकी भी कोई उत्पत्ति होगी राजगीर में आएगा। सूर्य कुंड लाइट की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति आपका क्या हो गया? राजगीर में। गोमुख, मुख से उत्पत्ति ही होता है, मुख से कोई किसी भी चीज़ से मुख से निकलती है, तो ये हो गया राजगीर में। नानक कुंड गुरु नानक सीनियर है राजगीर में। फिर जो मखदूम कुंड बोधगया के पास है, और बोधगया किसके लिए फेमस है? आपके भगवान बुद्ध के लिए, और वो भी क्या थे? सीनियर थे। तो सारे का सारे आपको याद हो गया कि ब्रह्म कुंड कहाँ पे? राजगीर में। सप्तधारा राजगीर में। सूर्य कुंड राजगीर में। गोमुख है राजगीर में। नानक कुंड राजगीर में। और मखदूम कुंड कहाँ पे? राजगीर में। तो ये चीज़ आपको सारे के सारे 6 आपको कहाँ पे मिलेगा? राजगीर में मिलेगा। अब बात करते हैं मुंगेर में। मुंगेर में आपको याद रखना है, मुंगेर में कुछ नहीं, मुंगेर में आपको याद रखना है जूनियर। मुंगेर में क्या हो गया? जूनियर आएंगे, सारे के सारे जूनियर आएंगे। देखिए कैसे? लक्ष्मण जी क्या है? लक्ष्मण कुंड जूनियर है। किसके जूनियर है? राम जी के जूनियर है। लक्ष्मण क्या है? जूनियर है। सीता जूनियर है। देखिए राम लक्ष्मण सीता, ये सारे कहाँ से आएंगे? मुंगेर में आएंगे, याद रखिएगा। राम सीता लक्ष्मण सारे के सारे जूनियर हैं, ये किससे आएंगे? आपके मुंगेर में आएंगे। राम जी कैसा जूनियर है? तो राम जी विष्णु के अवतार हैं, तो ये भी जूनियर हो गया इनसे, तो ये क्या आ गया? मुंगेर में आ गया। तो क्या हो गया आपके? लक्ष्मण कुंड कहाँ पे आ गया? मुंगेर में। सीता कुंड मुंगेर में। ऋषि किससे नीचे होता है? तो ये राजा के नीचे होता है। राजा के नीचे क्या आएगा? ऋषि आता है, तो ऋषि कुंड क्या हो गया? आपका जूनियर हो गया, तो ये भी मुंगेर में आ गया। अब श्रृंगार ऋषि कुंड, ये भी क्या हो गया? जूनियर ही हो गया। जब ऋषि जूनियर हो गया तो श्रृंगार ऋषि कुंड ये भी तो जूनियर हो जाएगा। फिर ऐसे लक्ष्मी जी को भी क्या होंगे? जूनियर हो गए। इनके हस्बैंड के जूनियर आ जाएंगे। लक्ष्मी जी के हस्बैंड होंगे ना, तो उनके जूनियर क्या आएंगे? लक्ष्मी जी आ जाएंगे, तो ये भी कहाँ पे आ जाएंगे? मुंगेर में। और फिर रामेश्वर राम का नाम है, तो राम जी क्या है आपके? वो हो जाएंगे मुंगेर में। अब बस एक ही आपको यहाँ पे हो जाएगा जन्म कुंड, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। अब बाकी पंचतर कुंड यहाँ पर आपका मुंगेर में हो जाएगा, भरारी कुंड मुंगेर में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जन्म कुंड ये बस याद रखना है कि जन्म कुंड जन्म हो रहा है तो ओरिजिन हो रहा है, तो ये आपका राजगीर में नहीं आएगा, ये कहाँ पे आएगा? आपका मुंगेर में आ जाएगा। और बाद में 1 2 यहाँ पे पंचतर कहाँ पे? पंचतर 5, यहाँ देखिए अब कैसे पंच, यहाँ पे पंचतर है और यहाँ पे क्या था? सप्तधारा था, यहाँ पे सप्तधारा था, तो 7 से 5 क्या होगा? 5 जूनियर हो जाएगा, तो 7 सीनियर हो गया। सीनियर वाला कहाँ? राजगीर में चला गया। अब 5 वाला कहाँ पे आ गया? 5 वाला आ गया हमारा मुंगेर में। तो पंचतर क्या हो गया? मुंगेर में आ गया, सिंपल सा है। अब भरारी क्या है? भरारी भी याद कर लीजिएगा एक बार, मुंगेर में। भरारी क्या है? मुंगेर में। भरारी समझिएगा, फेरारी का जूनियर क्या हो गया? भरारी। अब भरारी भी जूनियर हो गया, तो जूनियर क्या हो जाएगा? मुंगेर में आ जाएगा। तो इस तरफ से आप क्या कर सकते हैं? लक्ष्मण कुंड कहाँ पे? मुंगेर में। सीता कुंड मुंगेर में। ऋषि कुंड मुंगेर में। और फिर जो आपका श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में। लक्ष्मी कुंड कहाँ पे आ गया? मुंगेर में। रामेश्वर कुंड आ गया मुंगेर में। जन्म कुंड कहाँ पे? मुंगेर में। और आपका पंचतर कुंड क्या है? मुंगेर में। भरारी किसका छोटा भाई है? फरारी का, तो याद रखिए ये भी कहाँ जाएगा? मुंगेर में। तो सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ईजी आसान से आप इसको याद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको राजगीर और मुंगेर में अगर आपका जलप्रपात आता है तो मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आप नहीं भी आता होगा कि आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो मेरे जैसे ट्रिक से आप इसको आराम से याद कर लेंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे क्या चल रहा है। तो राजगीर में हम क्या देखते हैं? राजगीर में ब्रह्मकुंड राजगीर में, सप्तधारा राजगीर में, सूर्यकुंड राजगीर में, गोमुख राजगीर में, नानक राजगीर में और मखदूम कुंड कहाँ पे? राजगीर में। ये सारे राजगीर में है। और ट्रिक के साथ बता दो, ब्रह्मकुंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति राजगीर में। सप्तधारा 7 धाराओं का समूह, यह भी एक किसी का उत्पत्ति देगा, तो यह भी राजगीर में। और सप्तधारा सीनियर हो गया, सीनियर भी है तो राजगीर में। सूर्यकुंड क्या होगा? सूर्य किसकी उत्पत्ति? जीवन की उत्पत्ति, लाइट प्रकाश की उत्पत्ति, ये किस में आ गया? राजगीर में। गोमुख, मुख से क्या होगा? उत्पत्ति होगा, तो ये भी आ गया राजगीर में। नानक कुंड सीनियर है, गुरु नानक सबसे सीनियर, गुरु नानक फिर सबसे सीनियर, और ये भी आ गया राजगीर में। अब मखदूम कुंड कहाँ पे? मखदूम कुंड गया में है। एक होता है मखदूम कुंड, ये कहाँ पे आता है? गया में आता है। और बोध गया में आता है। और बोध गया किसके लिए फेमस है आपका? बोध गया, मान लीजिए मखदूम कुंड कहाँ पे आएगा? गया में आएगा, बोध गया में आएगा। और यहाँ पे कौन सा है? तो आपको हो जाएगा भगवान बुद्ध का नाम आएगा। अब यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, ये राजगीर में। फिर जो आपका आता है
लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड जूनियर है मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, श्रृंगार ऋषि मुंगेर में, लक्ष्मी कुंड मुंगेर में, रामेश्वरम कुंड मुंगेर में। फिर जो आपका जन्म कुंड, ये आपका याद करना, जन्म कुंड मुंगेर में। पंचतर कुंड आपका ये पाँच जो होता है, 5 किसे जूनियर होता है 7 के, तो सप्त वहाँ पे सप्त था, यहाँ 5 पंच हो गया, तो पंच जूनियर हो गया, तो यहाँ पे मुंगेर में आ गया। और फिर भरारी किसका छोटा भाई है, फरारी का, तो ये आपका मुंगेर में आ जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, लक्ष्मण राम सीता लक्ष्मण, ये तीनों के तीनों जो है त्रिरत्न है, ये तीनों ही तीनों मुंगेर में बैठे हुए हैं। ऋषि किसका छोटा होता है, तो ये जूनियर होता है आपके राजा से ऋषि छोटा होता है, जूनियर होता है, तो ये भी कहाँ आ गया, मुंगेर में। श्रृंगार ऋषि मुंगेर में आ गए। लक्ष्मी कुंड ये भी आगे मुंगेर में। लक्ष्मी जी किसकी वाइफ होंगी, जिसकी वाइफ होंगी तो जूनियर ही होंगी। और रामेश्वरम कुंड हो गया, राम जी जूनियर हो गए, किसके, विष्णु के। और फिर यहाँ पे जन्मकुंड भी, जन्मकुंड बस यही एक ट्रिक है आपको याद रखना है, जन्मकुंड कहाँ पे है, जन्मकुंड आपके राजगीर में नहीं है, यह कहाँ है आपका मुंगेर में है। अब पंचतर कुंड कहाँ पे आपका मुंगेर में है। अब पंचतर क्या हो गया आपका जूनियर हो गया। और भरारी कुंड यानी भरारी किसका छोटा है, फरारी का, तो ये आपका ये भी कहाँ पे मुंगेर में आ गया। तो ये सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए। आई विश कि आपको जो जलप्रपात है बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसको, अब यहाँ पे हम मिनरल को देखेंगे, खनिज संपदा को देखेंगे, खनिज को देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, खनिज को देखेंगे। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। देखिए रोहतास में क्या क्या मिलता है, रोहतास में हमको पायराइट मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, बॉक्साइट मिलता है। रोहतास में क्या क्या मिलता है, पायराइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट। क्या मिलेगा, पायराइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और बॉक्साइट। ये 4 चीज़ हमको कहाँ से मिलेगा, रोहतास से मिलेगा। मुंगेर से क्या क्या मिलेगा, मुंगेर से बहुत ज़्यादा चीज़ मिलेगा। मुंगेर किससे, बॉक्साइट मिलेगा, ग्राफाइट मिलेगा, चीनी मिट्टी कहाँ से मिलेगा आपको, मुंगेर से ही मिलेगा। सिलिका मुंगेर से मिलेगा, स्लेट मुंगेर से मिलेगा, एस्बेस्टोस मुंगेर से मिलेगा, ग्रेनाइट मुंगेर से मिलेगा, क्वार्ट्ज मुंगेर से मिलेगा। ठीक है, मुंगेर से क्या क्या मिल रहा है हमको, फिर से देख लीजिए। मुंगेर से हमको बॉक्साइट मिल रहा है, ग्राफाइट मिल रहा है, चीनी मिट्टी मिल रहा है, सिलिका मिल रहा है, स्लेट मिल रहा है, क्वार्ट्ज मिल रहा है, ग्रेनाइट मिल रहा है और एस्बेस्टोस मिल रहा है। इतने सारी चीज़ हमको कहाँ से मिल रहा है, मुंगेर से मिल रहा है। बात करते हैं गया से, गया में क्या मिल रहा है, गया में टिन और यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ से मिलेगा, गया से। टिन गया, याद रखिएगा, टिन और यूरेनियम कहाँ से मिलेगा, गया में। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट देना है यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ से मिल रहा है हमको, गया से मिल रहा है, याद रखिएगा, यूरेनियम गया। फिर आता है आपका कैमूर, कैमूर से हमको चूना पत्थर, कैमूर से क्या मिल रहा है, चूना पत्थर मिल रहा है। पश्चिम चंपारण से सोना मिल रहा है। ठीक है, कैमूर से क्या मिल रहा है, कैमूर से हमको चूना पत्थर मिल रहा है और पश्चिम चंपारण से सोना मिल रहा है, जमुई से सोना मिल रहा है। तो कहाँ कहाँ से मिल रहा है, देखिए मेन जो मिलेगा ना, जमुई से सोना मिलेगा। अब पश्चिम चंपारण से भी मिल सकता है गोल्ड, लेकिन मेन जो है जमुई से मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम इसको याद रखेंगे। गोल्ड में हमको सबसे पहले क्या होगा, गोल्ड में जमुई और तब जाके आपका पश्चिम चंपारण। तो हमको क्या मिलेगा, पश्चिम चंपारण से गोल्ड और जमुई से गोल्ड मिलेगा। माइका यानी माइका मतलब अबरक, अबरक जो आपको कहाँ से मिलेगा, जमुई से मिलेगा, नवादा से मिलेगा, गया से मिलेगा, बांका से मिलेगा। तो क्या किससे मिलेगा, माइका मिलेगा, जमुई, नवादा, गया, बांका। जमुई, नवादा, गया, बांका क्या मिलेगा, माइका मिलेगा, जमुई, नवादा, गया, बांका, इनसे मिलेगा आपको। फिर आप आते हैं शेखपुरा, शेखपुरा से क्या क्या मिल रहा है हमको, शेखपुरा से शेखपुरा बोल रहा हूँ मैं, सेलखड़ी मिलता है कहाँ से, मुंगेर से, नवादा से, गया से। सेलखड़ी मिलेगा मुंगेर, नवादा, गया। सेलखड़ी कहाँ मुंगेर से, नवादा से, गया से मिलेगा, इन 3 जगह से मिलेगा। शोरा कहाँ से मिलता है, शोरा जो निकलता है कहाँ से, सारण से, गोपालगंज से, सिवान से, वैशाली से और मुजफ्फरपुर। तो सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर से क्या मिल रहा है हमको, शोरा मिल रहा है। अगर बात करते हैं पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, पेट्रोलियम मिल रहा है हमको पश्चिम चंपारण से, सहरसा से, पूर्णिया से और किशनगंज से। पेट्रोलियम कहाँ से मिल रहा है, पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज से मिल रहा है। बात करते हैं लेड से, लेड मतलब सीसा कहाँ से मिलेगा, बांका और रोहतास से। बांका से मिल रहा है और रोहतास से मिल रहा है। लेड कहाँ से मिल रहा है, बांका से और रोहतास से। यूरेनियम कहाँ से, गया से। यूरेनियम याद रखिए, गया से। यूरेनियम कहाँ से, गया से। फिर जो मोनाजाइट, मोनाजाइट में किसका मिलता है, तो मोनाजाइट से हमको क्या मिलता है, आपको थोरियम का जो मिलता है, थोरियम। तो ये कहाँ, थोरियम कहाँ मिलेगा, गया में और मुंगेर में। थोरियम मोनाजाइट मिलेगा आपका गया, मुंगेर, ये दोनों जगह मिलेगा। कहाँ कहाँ, गया और मुंगेर। अब यहाँ पे कुछ आपका पावर प्लांट है दिया हुआ है, तो अब उसको याद कर लेना है कि नबीनगर पावर प्लांट कहाँ पे, औरंगाबाद में। नबीनगर पावर प्लांट औरंगाबाद में। पीरपैंती जो है आप कहाँ पे पावर प्लांट, ये आपका भागलपुर में हो जाएगा। कजारा जो है आपका पावर प्लांट कहाँ पे, लखीसराय में। चौसा जो मिलेगा, चौसा बक्सर में। अब मथाई हाइड्रो पावर प्लांट जो मिलेगा आपका वेस्ट चंपारण में मिल रहा है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, नबीनगर पावर प्लांट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बक्सर वाला। चौसा हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे, बक्सर में है। फिर जो आपका नबीनगर पावर प्लांट कहाँ पे, औरंगाबाद में है।
पीरपैंती जो आपका पावर प्लांट कहाँ पे, भागलपुर में है। कजारा जो आपका कहाँ पे, लखीसराय में है। और चौसा का बक्सर में है। और मथाई कहाँ है, पश्चिम चंपारण। फिर तो देखिए नबीनगर आपका औरंगाबाद में, पीरपैंती जो आपका भागलपुर में, कजारा जो है लखीसराय में, और फिर जो आपका चौसा बक्सर में आ जाएगा, और मथाई जो आ जाएगा आपका पश्चिम चंपारण में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ, जल्दी जल्दी देख लेते हैं मिनरल रिसोर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये है रोहतास में क्या क्या मिलता है। रोहतास में याद रखिए पायराइट मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, चूना पत्थर मिलता है और बॉक्साइट मिलता है। बात करते हैं मुंगेर से, तो मुंगेर में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगा। आप आंख बंद करके भी मुंगेर लगा सकते हैं ऑप्शन में। तो मुंगेर से मिलता है हमको बॉक्साइट मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है, चीनी मिट्टी मिलता है, सिलिका मिलता है, स्लेट मिलता है, एस्बेस्टोस मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, क्वार्ट्ज मिलता है। मेन चीज़ जहाँ कहाँ से मिलता है, हमको मुंगेर से मिलता है। बात करते हैं गया से। गया से क्या मिलेगा, गया से हमको मेनली क्या मिलता है, यूरेनियम मिलता है और टिन मिलता है। टिन गया, यूरेनियम गया। कैमूर से क्या मिलेगा, कैमूर से हमें चूना पत्थर मिलता है। कैमूर और रोहतास से हमको चूना पत्थर मिलता है। पश्चिम चंपारण से क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। पश्चिम चंपारण गोल्ड मिलेगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो है जमुई से हमेशा गोल्ड मिलेगा। जमुई से हमको याद रखिए, जमुई हमेशा किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए फेमस है, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं माइका। माइका जो मिलता है आपका अभ्रक जो है आपका जमुई से, नवादा से, गया से, बांका से। जमुई, नवादा, गया, बांका का क्या मिलता है, हमको माइका मिलता है। अगर सेल खड़ी की बात करते हैं, सेल खड़ी कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा सेल खड़ी हमको मुंगेर, नवादा, गया। मुंगेर, नवादा, गया से हमको मिलेगा सेल खड़ी। अगर बात करते हैं शोरा का, तो शोरा मिलता है हमको सारण से। शोरा, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज। सारण से मिलेगा, गोपालगंज से मिलेगा, सिवान से मिलेगा, वैशाली से मिलेगा, मुजफ्फरपुर से मिलेगा, हमको शोरा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। और शोरा आपको चंपारण से भी मिल सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे अगर अब देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ से मिलेगा हमको, पश्चिम चंपारण से मिलेगा, सहरसा से मिलेगा, पूर्णिया से मिलेगा और किशनगंज से मिलेगा। पेट्रोलियम मिलेगा हमको कहाँ से, पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज से। लेड का बात करते हैं, सीसा। सीसा कहाँ से मिलेगा हमको, बांका से और रोहतास से मिलेगा। लेड मिलेगा सीसा, बांका और रोहतास से मिलेगा। अब बात करते हैं यूरेनियम कहाँ से, यूरेनियम गया से मिलेगा। मोनाजाइट गया और मुंगेर से मिलेगा। मोनाजाइट कहाँ से मिलेगा, गया और मुंगेर से मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग आपका पावर प्लांट का। तो नबीनगर पावर प्लांट कहाँ पे, औरंगाबाद में बनने वाला है। पीरपैंती जो आपका कहाँ पे, भागलपुर में। कजारा जो आपका लखीसराय में। चौसा जो आपका बक्सर में। और मैथाई जो आपका पश्चिम चंपारण में। एक बार फिर से पावर प्लांट देख लेते हैं। नबीनगर पावर प्लांट कहाँ पे, औरंगाबाद में। पीरपैंती जो आपका भागलपुर में। कजारा जो आपका लखीसराय में। चौसा जो आपका बक्सर में। और मथाई जो आपका पश्चिम चंपारण। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आते हैं किसमें, किसके बारे में। अब हम लोग इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं कि कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे है। तो पहले ये देखते हैं। पहले हम देखते हैं पहला भारत वैगन इंडस्ट्री। भारत वैगन इंडस्ट्री ये आपका 66 बीपीएससी में आया था और ये कहाँ पे है, मोकामा में है। भारत वैगन इंडस्ट्री कहाँ पे आपका, मोकामा में है। भारत वैगन इंडस्ट्री कहाँ पे आपका, मोकामा में है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यानी उर्वरक का इंडस्ट्री कहाँ पे, बरौनी में है। उर्वरक का इंडस्ट्री कहाँ पे, बरौनी में है। गन बंदूक का कारखाना कहाँ पे, मुंगेर में। सिगरेट का कहाँ पे, मुंगेर में। गन जो है आपका, गन और सिगरेट कहाँ पे मिलेगा, आपको मुंगेर में मिलेगा। फिर बात करते हैं गन कहाँ से, मुंगेर से। सिगरेट कहाँ से, मुंगेर से। जूट, जूट कहाँ से मिलेगा आपका, कटिहार से मिलेगा। जूट कहाँ से मिलेगा, कटिहार से मिलेगा। अगर बात करते हैं सीमेंट का, सीमेंट कहाँ से मिल रहा है हमको, सीमेंट मिल रहा है आपको, सीमेंट हमको कहाँ से मिल रहा है, तो सीमेंट मिल रहा है रोहतास से, बंजारी से और डालमिया नगर से। सीमेंट मिलेगा रोहतास से, बंजारी से और डालमिया नगर। ये आपका पूछा हुआ है बीपीएससी 66 में। तो मैं बता दिया हूँ कि आपका सीमेंट जो मिलेगा कहाँ से, सीमेंट आएगा रोहतास से, बंजारी से और डालमिया नगर से मिलेगा। ये 3 जगह से। पटाखा, पी से पटाखा, पी से पटना, याद रखिए। ठीक है, पी से पटाखा, पटाखा का कारखाना कहाँ पे, पटना में है। तो पी से पटाखा, पी से पटना, याद रखिएगा। फिर बिहार स्टेट स्कूटर कहाँ पे, फतुआ के पास है। फतुआ कहाँ पे, पटना में है। तो बिहार स्टेट स्कूटर कहाँ पे आपका, फतुआ, पटना में हो जाएगा। फिर जो है सिल्क, सिल्क के लिए फेमस कौन है, सिल्क के रेशम के लिए फेमस है आपका भागलपुर। रेशम के कपड़े कहाँ मिलेंगे, भागलपुर से। फिर प्लाईवुड कहाँ मिलेगा, प्लाईवुड मिलेगा हाजीपुर, वैशाली। प्लाईवुड मिलेगा कहाँ से, हाजीपुर, वैशाली से मिलेगा। अब ब्रेवरी, ब्रेवरी कहाँ से मिलेगा, पटना और मुजफ्फरपुर। ब्रेवरी इंडस्ट्री जो होता है एक तरह का ब्रेवरी इंडस्ट्री है, तो उसको वो मिलेगा कहाँ से, पटना से और आपका फिर मुजफ्फरपुर से। टेक्सटाइल की बात करते हैं, टेक्सटाइल कपड़ा हो गया कहाँ पर, भागलपुर, गया, पटना, नालंदा। भागलपुर, गया, पटना, नालंदा, यहाँ से मिलेगा आपको टेक्सटाइल। और जमालपुर से क्या मिलेगा, जमालपुर से मिलेगा लोकोमोटिव वर्कशॉप मिलेगा जमालपुर से। फिर यहाँ से बात करते हैं यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव। तो डीजल लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे मिलेगा, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है महरौरा, महौरा में आ जाएगा। महौरा कहाँ पे मिलता है, सारण में मिलता है। महौरा कहाँ पे है, महौरा जो आपका सारण में हो जाएगा। फिर जो कैरेज रिपेयर वर्कशॉप, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पे होगा, हरनौत में मिलेगा। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप जो मिलेगा हरनौत में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ पे, मधेपुरा में। और रेल व्हील प्लांट कहाँ पे, बेला में मिलेगा। रेल व्हील प्लांट यानी व्हील मतलब चक्का होता है, रेल के चक्का का प्लांट कहाँ पे बनेगा, बेला। बेला कहाँ पे, सारण में है। आप बेला सारण का कौन सा आपका एरिया आता है, परसा, यानी बेला कहाँ पे, परसा में है। बेला कहाँ पे आपका,
देखो बेला जो है ये हमारा परसा में, अब परसा कहाँ पे, सारण में आ जाएगा। और लास्ट में होगा जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप, कहाँ पे, जमालपुर में हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक बार फिर से हम लोकोमोटिव देख लेते हैं। डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे होगा, महोरा, महोरा कहाँ पे, सारण में हो जाएगा। महोरा डीजल लोकोमोटिव, महोरा सारण। फिर जो है कैरेज रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पे, हरनौत में, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ पे, मधेपुरा में हो जाएगा। और रेल व्हील प्लांट, रेल का व्हील प्लांट कहाँ पे, बेला सारण में हो जाएगा, परसा। और जमालपुर वर्कशॉप लोकोमोटिव कहाँ पे, यह जमालपुर में हो जाएगा। फिर आइए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हम लोग, एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत वैगॉन इंडस्ट्री कहाँ पे हो जाएगा, मोकामा में। भारत वैगॉन इंडस्ट्री मोकामा में। फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का कहाँ पे आ गया, बरौनी में। गन का कहाँ पे, मुंगेर में। गन कहाँ पे बनेगा, मुंगेर में। सिगरेट मुंगेर, यानी कोई भी निगेटिव चीज़ आएगा कहाँ पे, मुंगेर में। जूट कटिहार में, जूट कहाँ पे, कटिहार में। बात करते हैं सीमेंट में, सीमेंट कहाँ से आ जाएगा, तो सीमेंट बनेगा हमारा, सीमेंट हमारा कहाँ बनेगा, सीमेंट बन रहा है रोहतास में, बंजारा में और डालमिया नगर में। कहाँ कहाँ, रोहतास में, डालमिया नगर और बंजारा में। ठीक है। अब पटाखा कहाँ से, पटाखा पटना, पी से पटाखा, पी से पटना। याद रखिए बिहार स्टेट स्कूटर कहाँ पे, फतुहा पटना में। फतुहा कहाँ पे आता है, पटना में आता है। तो बिहार स्टेट स्कूटर कहाँ पे आएगा, फतुहा पटना में आएगा बिहार स्टेट स्कूटर। सिल्क होगा भागलपुर, सिल्क के कपड़े कहाँ से मिलेंगे, भागलपुर से मिलेगा। तो सिल्क हमारे कहाँ से आ जाएगा, भागलपुर से आ जाएगा। और बात करते हैं प्लाईवुड मिलेगा, तो प्लाईवुड कहाँ से, आपका हाजीपुर से चाहे फिर वैशाली से। प्लाईवुड के लिए फेमस है हाजीपुर चाहे वैशाली। अब ब्रेवरी, ब्रेवरी कहाँ से मिलेगा, ब्रेवरी मिलेगा पटना में फिर मुजफ्फरपुर में। ब्रेवरी कहाँ पे, पटना में, मुजफ्फरपुर में। और टेक्सटाइल भागलपुर, गया, पटना, नालंदा, यहाँ से आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाएगा। फिर जो आपका जमालपुर लोकोमोटिव कहाँ पे, आपका जमालपुर में है। बिहार में लोकोमोटिव कौन सा है, आपका जमालपुर में। फिर यहाँ पे आएगा आपका कौन सा, डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे, मरौरा, मरौरा चाहे पे सारण में, मरहौरा जो है सारण में आ जाएगा। फिर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप जो है हरनौत में। फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ पे, मधेपुरा में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मधेपुरा में। रेल का व्हील प्लांट कहाँ पे, बेला, बेला कहाँ पे, परसा में, परसा कहाँ पे, सारण में हो जाएगा। तो रेल का व्हील प्लांट हो जाएगा आपका सारण में, याद रखिएगा। तो ये हमारा इंडस्ट्री आज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिहार में आपका जो ट्राइब जो है जनजाति, जनजाति देखिए, जनजाति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति भी। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जनजाति वीडियो से। पहला है हमारा बैदिया, बैदिया कहाँ पे आता है, औरंगाबाद और चंपारण में। बैदिया कहाँ मिलता है, औरंगाबाद चाहे चंपारण में। फिर जो है गोंड, गोंड कहाँ मिलेगा, रोहतास, छपरा, चंपारण, सिवान। कहाँ कहाँ गोंड आता है, तो रोहतास में आता है, छपरा में आता है, सिवान में आता है और चंपारण में आता है। चंपारण का मतलब है कि ईस्ट चंपारण भी है और वेस्ट चंपारण, दोनों जगह आता है। खोंड कहाँ से, खोंड शाहाबाद में। खोंड याद रखिएगा कहाँ मिलता है, शाहाबाद एरिया में मिलता है। फिर जो संथाल, संथाल पे मिलेगा, संथाल में क्या क्या मिलता है, बहुत सारा मिलता है। जमुई, बांका, संथाल मिलेगा जमुई में, बांका में, किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में, सहरसा में और मधेपुरा, इन सब जगह पे क्या मिलता है, संथाल मिलता है। संथाल में एक बार फिर से देख लीजिए, जमुई में, बांका में, किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में, सहरसा और मधेपुरा, इन सब जगह पे क्या मिलेगा आपको, संथाल मिलेगा। बात करते हैं ओरांव को, ओरांव कहाँ से मिल रहा है, ओरांव मिल रहा है हमारा रोहतास में, बक्सर में, दरभंगा में, भभुआ में, चंपारण में, भागलपुर में, पूर्णिया में, कटिहार में और सुपौल में, इन सब जगह पे हमको ओरांव मिल रहा है। अगर बात करते हैं मुंडा, मुंडा कहाँ मिलेगा, तो मुंडा मिल रहा है हमारा रोहतास में, भभुआ में, बक्सर में, पूर्णिया में, कटिहार में, इन सब जगह पे हमको मुंडा जनजाति मिलते हैं। तो मुंडा जनजाति मिलते हैं रोहतास में, भभुआ में, बक्सर में, पूर्णिया में, कटिहार में। उरांव कहाँ मिलेगा, उरांव मिलेगा रोहतास में, बक्सर में, दरभंगा में, भभुआ में, चंपारण में, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में मिलता है। और फिर जो आपका खैरवाड़ जो है, खैरवाड़ कहाँ मिलेगा, रोहतास और भागलपुर में। खैरवाड़ जनजाति कहाँ मिलेगा, खैरवाड़ तो आपका रोहतास में, भागलपुर में। और लास्ट में चेरो जनजाति, चेरो जनजाति मिलता है आपका, चेरो जनजाति रोहतास में, भोजपुर में, पूर्णिया में, कटिहार में। रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार, इन सब जगह पे हमको क्या मिलेगा, चेरो जनजाति मिलेगा। फिर से एक बार जनजाति देख लीजिए, बैदिया जनजाति कहाँ मिलेगा, औरंगाबाद और चंपारण में। गोंड जनजाति रोहतास, छपरा, चंपारण और सिवान में। खोंड जो मिलता है, खोंड कहाँ पे मिलेगा, शाहाबाद में मिलेगा। संथाल मिलेगा कहाँ पे, संथाल मिलेगा जमुई में, बांका में, किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में, सहरसा में, मधेपुरा में। फिर आपका ओरांव कहाँ मिलेगा, ओरांव मिलेगा आपका रोहतास में, बक्सर में, दरभंगा में, भभुआ में, फिर चंपारण में, भागलपुर में, पूर्णिया में, कटिहार में, सुपौल में। अब बात करते हैं हम मुंडा, मुंडा कहाँ मिलेगा आपको, फिर से मुंडा मिलेगा आपको रोहतास में, भभुआ में, बक्सर में, पूर्णिया में, कटिहार में। फिर खैरवाड़ का बात करते हैं, खैरवाड़ मिलेगा आपका रोहतास में, भागलपुर में। और चेरो कहाँ मिलेगा, चेरो मिलेगा रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार, इन सब जगह पे हमको मिलेगा। तो एक बार फिर से हम शुरू से देख लेते हैं इसको कि हमको क्या क्या पायराइट, रोहतास में क्या मिल रहा है, रोहतास में हमको मिल रहा है पायराइट मिल रहा है, डोलोमाइट मिल रहा है, चूना पत्थर, बॉक्साइट मिल रहा है। मुंगेर में बॉक्साइट, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी, सिलिका, स्लेट, एस्बेस्टोस, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज मिल रहा है। गया में यूरेनियम मिल रहा है, गया में यूरेनियम 15। कैमूर में चूना पत्थर मिलता है। वेस्टर्न चंपारण में गोल्ड,
जमुई में गोल्ड, माइका जमुई नवादा गया बांका, माइका कहाँ कहाँ मिलता है, माइका मतलब अभ्रक, तो ये मिलता है जमुई में, नवादा में, गया में, बांका में। फिर जो है सेलखड़ी, सेलखड़ी कहाँ से मिलेगा, मुंगेर में, नवादा में, गया में, सेलखड़ी मिलता है मुंगेर नवादा गया। बात करते हैं सोरा, सोरा कहाँ से मिलेगा, सोरा मिलेगा सारण से, गोपालगंज से, सिवान से, वैशाली से, मुजफ्फरपुर। सोरा कहाँ पे, सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर। फिर बात करते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, वेस्ट चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज से मिला है। लेड कहाँ मिलेगा, लेड मिलेगा आपको बांका और रोहतास से मिलेगा। यूरेनियम कहाँ से मिलेगा, यूरेनियम गया में मिलेगा, यूरेनियम कहाँ मिलेगा, गया में। मोनाजाइट गया और मुंगेर दोनों जगह मिलता है, मोनाजाइट कहाँ कहाँ, गया और मुंगेर। फिर आपका नबीनगर पावर प्लांट औरंगाबाद में, पीर पैंती जो आपका कहाँ पे, पीर पैंती आपका भागलपुर में हो जाएगा, कजारा जो आपका लखीसराय में, चौसा जो आपका बक्सर में, और मथाई जो आपका कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में आ जाएगा। फिर इंडस्ट्री देख लीजिए, भारत वैगन इंडस्ट्री मोकामा में है, फर्टिलाइजर आपका बरौनी में है, गन जो है मुंगेर में है, सिगरेट जो है मुंगेर में, जूट जो है कटिहार में, सीमेंट जो है रोहतास, बंजारा और आपका डालमिया नगर में है, पटाखा जो पटना में है, बिहार स्टेट स्कूटर जो है फतुआ पटना में हो जाएगा, सिल्क जो है भागलपुर में है, प्लाईवुड कहाँ पे, हाजीपुर और वैशाली में है, और ब्रेवरी कहाँ पे, पटना और मुजफ्फरपुर में है ब्रेवरी। और फिर जो आपका हो जाएगा टेक्सटाइल जो हो जाएगा, टेक्सटाइल कहाँ पे, भागलपुर में, गया में, पटना में, नालंदा में, याद है। फिर अब यहाँ पे आता है डीजल लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे आपका, महरौरा आपका सारण में होगा। फिर आपका कैरेज रिपेयर वर्कशॉप जो था हरनौत में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मधेपुरा में, और फिर रेल व्हील इंजन बेला, बेला कहाँ पे, परसा, परसा कहाँ पे, सारण में हो जाएगा, और जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप जमालपुर में है। फिर जो है लास्ट में आपका ट्राइब आ जाता है, तो बैरिया कहाँ पे आपका, बैरिया टाइप जो आपका औरंगाबाद चंपारण में है, गोंड जो आपका रोहतास, छपरा, चंपारण और सिवान में है। फिर आपका खोंड आता है शाहबाद में। संथाल क्या है, संथाल जो आते हैं जमुई में, बांका में, किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में, सहरसा और आपका मधेपुरा में आता है। अब कौन कौन आपके संथाल आते हैं। और उरांव की बात करें तो उरांव कहाँ कहाँ आएगा, रोहतास में, बक्सर में, दरभंगा में, बाबुआ में, फिर आपका आएगा चंपारण में, फिर भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और आपका सुपौल, इन सब जगह पे क्या आता है, उरांव जनजाति रहती है, उरांव जनजाति बसे हुए हैं। फिर आपका मुंडा जनजाति कहाँ पे, रोहतास में है, भभुआ में है, बक्सर में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है। बात करते हैं खैरवार, खैरवार कहाँ पे आपका, रोहतास और भागलपुर में है। और चेरो जनजाति कहाँ पे, रोहतास में है, भोजपुर में है, पूर्णिया में है और कटिहार में। तो यहाँ पे सारे ये सारे जनजाति है। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से नया। अब आते हैं हम लोग बिहार की जलवायु पे। बिहार की जलवायु कैसी, आप जो भी नोट्स है उसमें देख लीजिए अच्छे से, आपके अपना भी नोट्स बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मैं वीडियो को। तो पहला है हमारा बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु कैसी है, तो यह आपका देखिएगा, आपके यहाँ पे दो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है एक सर्कल है, आपका 20 से जा रहा है, कौन सा 20 से जा रहा है, हमें 20 से हमारा इक्वेटर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, इसको भूमध्य रेखा, और आपका ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। यहाँ पे ये जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन जो आपका, ये उस कटिबंधीय क्षेत्र आता है जिसमें यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट होता है। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम सनलाइट होगा। अगर मैक्सिमम सनलाइट होगा तो उससे क्या होगा, वो जमीन क्या होगा, हॉट हो जाएगा। हॉट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो हवा कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर जाएगा। हवा जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा। तो यहाँ पे मिनिमम प्रेशर यानी लो प्रेशर जोन बन रहा है। लो प्रेशर बन जाएगा तो मान लीजिए कि कोई एरिया है, यहाँ पे सनलाइट आ गया है, यहाँ पे सब ऊपर चला गया हवा, तो यहाँ ऊपर जाके क्या बनेगा, बादल बनाएगा। अब बादल बनाएगा तो लो प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बारिश होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम रेन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम रेन होगा। यही समझाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है कि जलवायु क्या होती है। जलवायु होती है वायुमंडल की वह अवस्था होती है जो लंबे वर्षों तक समान रहती है। यानी जलवायु वह होती है जो मैक्सिमम टाइम तक क्या होता है, समान रहता है, सेम रहता है। लेकिन मौसम क्या होता है, बहुत ही वह कम टाइम के लिए होता है, वो जल्दी बदल जाता है। तो मौसम बदल जाता है लेकिन जलवायु नहीं बदलता है। बहुत ही यानी 30 साल तक मैक्सिमम हम मान के चलते हैं, जलवायु निकालते हैं 30 साल के तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है आपके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब दे रखा है, यहाँ पे अब मैं देखूंगा, यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे बिहार की जलवायु। यहाँ पे नॉर्वेस्टर जो होता है पूर्वी भाग के चक्रवाती तूफान या काल बैसाखी असम कहते हैं। काल बैसाखी कहाँ पे हो जाएगा और नॉर्वेस्टर कहाँ पे, तो नॉर्वेस्टर मेनली बंगाल को कहते हैं और काल बैसाखी हम असम में कह सकते हैं। तो ठीक है, तो नॉर्वेस्टर कहाँ से आता है, तो जो नॉर्वेस्टर होता है पूर्वी भाग का चक्रवाती तूफान को हम नॉर्वेस्टर कहते हैं या उसको काल बैसाखी कहते हैं असम में। नालंदा खुला यूनिवर्सिटी है, आपका भूगोलविद है डॉक्टर रस बिहारी सिंह, कहाँ से पढ़े हुए हैं, नालंदा खुले विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। और ये है नॉर्वेस्टर भी इनको कहते हैं, किसको, हिमालय रीजन का बता रहे हैं वो। नॉट से इंपॉर्टेंट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे आपका सबसे कम वर्षा जो होता है पटना के पश्चिम त्रिकोणीय भूखंड में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ है? पटना के त्रिकोणीय भूखंड में होता है सबसे कम वर्षा। और सबसे अधिक कहाँ पे होता है? किशनगंज में होता है। तो सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम त्रिकोणीय भूमि पे होता है और आपका सबसे अधिक जो होता है किशनगंज में होता है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा होता है। और इसलिए क्या, ये जो एरिया है हमारा किशनगंज का, ये एरिया हमारा किशनगंज का है, तो यहाँ पे क्या होता है, पूर्वी भाग जो होता है आर्द्र रहता है, हमेशा आर्द्र रहेगा। और यहीं पे क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और ये जो हमारा यहाँ आपको इस साइड हमारा वेस्ट बंगाल है, और तो यहाँ पे हमको क्या आ रही है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने वाली चक्रवाती तूफान है। यहाँ से आपके हवा एंटर करती है। फिर जो है बिहार का, देखिए यहाँ पे बिहार का पश्चिमी प्रदेश न केवल उत्तर पश्चिम मानसूनी हवाओं की बड़ी शाखाओं के क्षेत्र में स्थित होता है, बल्कि अरब सागर की शाखाओं के मार्ग में भी स्थित रहने के कारण अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। तो ये तो बिहार जो एरिया है ना, इसका ये वाला पार्ट है, उत्तर पश्चिम पार्ट जो है आपका, ये तो बे ऑफ बंगाल से भी आपका आता है, इससे भी, और अरब सागर से भी आपका बारिश होती है। तो ये सभी टाइम का बारिश होता है। और यहाँ पे कुछ डेफिनेशन देखा है। पूर्वी भाग जो होता है, यहाँ पे देखिए बिहार का जो पूर्वी भाग है ना, तो ये आपका आर्द्र जलवायु होता है। पश्चिमी भाग होता है शुष्क अर्ध शुष्क होता है। ग्रीष्म में क्या होता है, राजस्थान का निम्न दाब, देखिए ग्रीष्म काल में क्या होता है, राजस्थान में जो होता है लो प्रेशर जोन हो जाता है। लो प्रेशर जोन हो जाता है, क्या होता है उसके बाद, तो इसको ग्रीष्म काल में राजस्थान का निम्न दाब का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में, झारखंड में और उड़ीसा तक हो जाता है। इसका लो प्रेशर का जो एरिया है वो कहाँ तक फैल जाता है, उसका इफेक्ट जो फैलता है का बिहार, झारखंड और उड़ीसा तक फैलता है। और इस वजह से क्या होता है, इस निम्न दाब की ओर बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं के मार्ग में बिहार स्थित है, और इस वजह से बिहार में क्या होती है, हवा बहती है। अब बिहार में जो बारिश होती है एक और होती है दक्षिण आपके ठंड के मौसम में भी होती है, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी बिहार में आपके जाड़े में ठंडा होती है। जाड़ा मतलब विंटर सीजन में आपको बारिश होती है। अब देखिए यहाँ पे जो है बिहार के जलवायु प्रदेश जो है आपका चार भाग में डिवाइड किया है। तो पहला उत्तर पश्चिम गिरिपाद प्रदेश, दूसरा है उत्तर पूर्वी प्रदेश और रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश, और चौथा आपका मध्यवर्ती प्रदेश। तो एक एक करके हम इसको डेफिनेशन को देखते हैं और पहला चलेंगे। तो पहला हमारा उत्तर पश्चिम गिरिपाद प्रदेश, इसमें क्या है आपका, हिमालय के गिरिपाद के निकट उत्तर पश्चिम गिरिपाद प्रदेश में 1400 mm से यानी 140, यहाँ पे जो हिमालय का उत्तर पश्चिम गिरिपाद है ना, यहाँ पे 140 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे जो होता है किस वर्ष में, आपका जुलाई के टाइम में जो अधिक वर्षा होती है। नोट करना यहाँ पे उत्तरी बिहार के अन्य क्षेत्र के लिए अगस्त उच्च वर्षा का महीना है। अगर उत्तरी बिहार का अन्य क्षेत्र का बात करेंगे तो अगस्त में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पे जो ये कौन सा रीजन होता है, तो आंध्र प्रदेश रीजन होता है। और ग्रीष्मकाल घाटी होती है। ग्रीष्मकाल यहाँ पे क्या होता है, छोटा होता है, और शीतकाल बड़ा होता है। यानी ठंडा जो होगा आपका बहुत ज़्यादा टाइम तक होगा, और ग्रीष्मकाल जो होता है कम टाइम तक रहता है। और ये कैसा होता है, आर्द्र होता है। तो ये किसके लिए आपका, ये था आपका उत्तर पश्चिम का गिरिपाद प्रदेश। अगर हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी प्रदेश में, तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये जो होता है वर्षा ऋतु की लंबी अवधि होती है। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है और बहुत ज़्यादा टाइम तक वर्षा होती है। और यहाँ पे किसका इफेक्ट मिलता है, तो हमको नॉर्वेस्टर का इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ में दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों ओर से वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से दोनों से वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर से भी होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होता है। और मई में नॉर्वेस्टर में होने वाली वर्षा जूट के लिए उत्तम होती है। और जो मई में नॉर्वेस्टर से जो वर्षा होती है वो किसके लिए फेमस होता है, तो वो आपका जूट उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस होता है। अब बात करते हैं रोहतास का पश्चिमी निम्न पठार। तो रोहतास का पश्चिमी निम्न पठार के बारे में क्या है, तो यहाँ पे अरब सागर का मानसून शाखा से प्रभावित होता है। तो ये जो एरिया होता है किससे, अरब सागरीय मानसून से प्रभावित होता है, अरब सागर से। और यहाँ पे जो आपका रेनफॉल होता है 120 सेंटीमीटर तक होता है, 120 सेंटीमीटर तक होता है। और यहाँ पे ये नॉर्वेस्टर से वंचित होता है। यहाँ पे नॉर्वेस्टर की हवाएं नहीं पहुँच पाती है। और यहाँ पे कैसी हवा चलती है, तो धूल भरी आंधी चलती है। कैसी आंधी चलेगी, तो धूल भरी आंधी चलती है। और लू से प्रभावित होता है क्षेत्र, और सबसे गर्म महीना, जाहिर सी बात है अगर गर्म महीना रहेगा तो लू से प्रभावित क्षेत्र होगा ही होगा। और इसमें क्या होता है, दक्षिण की तुलना में इसके उत्तरी भाग में वर्षा कम होती है। तो दक्षिण की तुलना में इसका उत्तरी भाग में वर्षा कम होगा। किसका बात करें हम, तो रोहतास के पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश का बात करें। और लास्ट में एक जो आता है बात आपका मध्यवर्ती प्रदेश का, तो यहाँ पे गंगा के दोनों ओर से का क्षेत्र होता है। ये कौन सा है एरिया, तो गंगा के दोनों ओर के क्षेत्र का आपका मध्यवर्ती प्रदेश कहलाता है। और वर्षा यहाँ पे क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब कम के बराबर होती है। वर्षा यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पे तापांतर क्या होता है, उच्च होता है, उच्चतर तापांतर का क्षेत्र होता है। और ग्रीष्मकाल धूल भरी होती है। यहाँ पे धूल भरी कौन सा एरिया होगा, आपका ग्रीष्मकाल आपका धूल भरी होगा, और आंधियाँ चलेंगी और लू से प्रभावित होता है। और यहाँ पे जो पूछता है हमारा, एक मिनट, उच्चतम और औसत तापमान जो होता है जून में होता है। यहाँ पे उच्चतम और औसत तापमान कहाँ पे होगा, जून में होगा। और सबसे गर्म जो होता है आपका कहाँ क्या होता है, गया होता है। और यहाँ पे पूछता है कि जो लू की जो स्पीड होती है कितनी होती है, आपका
लू की 6 से 18 के बीच में स्पीड होता है, लू का स्पीड। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट है हमारा बिहार का ऋतु। बिहार में ऋतु देख लीजिए कैसा है। तो यहाँ पे लू क्या हो गया, लू हो जाएगी 8 से 16 किलोमीटर, 808 से यानी 6 से नहीं, आपका 8 से, वही बात है, 6 से 6 8 से 16 किलोमीटर के आसपास, 8 से 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लू यहाँ पे बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब बिहार में ऋतु देख लेते हैं। ऋतु में आ जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। मैं इतना क्लियर दिखा रहा हूँ कि आप इसको अपने से भी अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ग्रीष्म, अब बात करते हैं ऋतु। ऋतु कितना है यहाँ पे, देखिए 3 ऋतु है हमारे यहाँ होती है। बिहार में 3 ऋतु होती है। पहले तो ग्रीष्म ऋतु होता है, दूसरा है वर्षा ऋतु होती है, और आपका शीत ऋतु होती है। अब तीनों का कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या क्या कहला रहा है। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु होता है मार्च में शुरू होता है। कब होता है, मार्च में शुरू होता है और मध्य जून तक चलता है। मार्च में शुरू होता है, जून तक चलता है, और अप्रैल के दिन इसमें टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है। अप्रैल के टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और मई में तो सबसे रिकॉर्ड तोड़ा रहता है। मई में सबसे अधिक रिकॉर्ड तोड़ता है, और औसतन जो होता है मई में आपका टेम्परेचर कितना बन जाता है, 32 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। तो औसतन मई में कितना जाता है, 32 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। और मध्य जून में कम जो होता है, और मध्य जून में क्या होता है, यानी औसतन 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, जून तक रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी चक्रवातीय तूफान से मई जून में तूफानी वर्षा बहुत होती है। तो आप यहाँ पे तूफानी वर्षा कब होते हैं, आपको मई जून में होता है, और बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही हानि होता है यहाँ से। और गर्म हवा लू भी बहता है यहाँ पे आपका गंगा के मैदान में, दक्षिणी मैदान में। और लू का स्पीड कितना है, 8 से 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका स्पीड है। और लू का पठारी भाग में तापमान जो होता है कम होता है, पठारी भाग में लू कम चलता है। और यहाँ पे सर्वाधिक गर्म जो एरिया होता है कौन सा होता है, गया होता है। बात कीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बिहार में सबसे गर्म जिला कौन होता है, आपका गया होता है। और सबसे ठंडा जिला भी क्या होता है, आपका गया ही होता है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है, बारिश आपका किशनगंज में होता है। जूट के लिए फेमस कौन है, कटिहार हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु का आरंभ कहाँ होता है, मानसून के साथ ही हो जाता है। वर्षा ऋतु का आरंभ जो होता है मानसून के साथ ही हो जाता है, और ये मध्य जून से शुरू होता है। मध्य जून से अगस्त जुलाई के बीच में चलता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से भी यहाँ पे वर्षा हो जाती है। और वर्षा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब पूछा है कि वर्षा जो होता है उत्तर से दक्षिण डायरेक्शन में क्या होती है, घटती है। वर्षा अगर उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आपको बारिश जो है कम होती है। और देखिए यहाँ से ये बिहार हो गया मान लीजिए, तो यहाँ से एंट्री करा बारिश, तो यहाँ से यहाँ बारिश खूब बहुत ज़्यादा होगा। धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका ईस्ट, यहाँ पे हो गया वेस्ट, यहाँ से ईस्ट से वेस्ट आएगा तो कम होगा, यहाँ से कम होगा। और ऊपर से लेकर नीचे जाएगा तो यहाँ भी कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो जाएगा इस रेंज में। तो यहाँ पे इसलिए यही करा है कि उत्तर से दक्षिण में क्या होगा, घटता है, और पूर्व से पश्चिम भी जाएंगे तो घटता है, ये चीज़ रहेगा। और फिर जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून का उद्भव जो होता है हिंद महासागर से, जो अरब सागर होता है, जो अरब सागर से स्टार्ट होता है, और वो होता है क्या कहता है, अरब सागर से स्टार्ट होते हुए कहा था मध्य जून के बिहार में पहुंचता है। यानी जून वहाँ से जो हवा बहती है आपका मध्य जून तक बिहार में पहुंच जाती है। फिर आपका मध्य अक्टूबर में क्या होता है, मध्य अक्टूबर में मैदानी भाग में पर्याप्त वर्षा होती है, और मानसून जो होता है यहाँ पे नियंत्रित हवा से लौट जाता है। चलिए कुछ नहीं होता, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैदानी भाग में फिर वही बात है, हवा हो जाती है और आधा शुष्क हो जाता है एरिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। शीत ऋतु देखिए, ये उतना पूछेगा नहीं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे शीत ऋतु क्या है, शीत ऋतु में आपका आएगा क्या कि आर्द्रता यहाँ पे कम होती है, पश्चिम से ठंडी हवा बहती है। मध्य अक्टूबर के बाद शरद ऋतु में आ जाती है। नवंबर का औसत तापमान क्या होता है, 19.6 से 22 यानी 19 से 22 होता है। और जनवरी में 7 से क्या होगा 10 तक रहता है, 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जनवरी में रहता है। और दिसंबर जनवरी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली चक्रवातों से ये आता है, हवा यहाँ पे बारिश होती है। बारिश देखिए, इसको पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी बारिश हो जाती है बिहार में, याद रखिएगा, जिसके कारण घनघोर वर्षा होती है। देखिए अब यहाँ पे कोपेन का जो है ये नॉर्थ बिहार है, ये साउथ बिहार है, ठीक है। तो नॉर्थ बिहार में कोपेन ने क्या क्लासिफाई किया है, CWG। नॉर्थ बिहार के लिए कोपेन का क्या है, CWG, और AW किसका है, दक्षिण बिहार का है। अगर थॉर्नवर्ड का बात करते हैं तो इसमें CA-W, इसमें CB-W, यानी CW सेम है और A-B- किया हुआ है। तो ए किसमें आएगा, नॉर्थ में, और बी आएगा साउथ में, याद रखिएगा। और फिर सेम इसका भी है, A आएगा नॉर्थ में, और B आएगा, W आएगा लास्ट में। इसमें क्या है कि थेवार्थ ने CA-W लिया है और AW दिया है किसको, दक्षिण में। तो ये नॉर्थ में क्या लिया, CA-W, और ये AW दिया है आपका दक्षिण में दिया है। तो ये आप बस इसको याद MCQ के फॉर्म में आएगा तो पूछ लीजिए, बाकी नॉट सो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बिहार की नदियाँ देख लीजिए। बिहार की अफवाह प्रणाली कैसी है यहाँ पे वो देख लेते हैं हम।
हिमालय आपको पता है, हिमालय जो आपका उत्तर में है, बिहार के उत्तर में क्या है हिमालय है, और दक्षिण में क्या आपका पारादीप छोटा नागपुर पठार यानी पारादीप पठार यहाँ पे आपका दक्षिण में आता है। तो इसलिए जो भी नदी आती है ऊपर से हिमालय की तरफ से आती है और नीचे आपके दक्षिण के पठार से आती है। तो इसीलिए बिहार कैसा आपका इस टाइप का है। अब बीच से कौन जा रही है, बीच से गंगा नदी जा रही है, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए हम ऊपर के बारे में बात करें, नॉर्थ बिहार, ये हमारा नॉर्थ बिहार है, ये हमारा नॉर्थ बिहार है, ये हमारा साउथ बिहार है। तो नॉर्थ बिहार में पहले जो नदियाँ उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इधर सबसे लेफ्ट में क्या है, देखिए इस नदी के लेफ्ट साइड से देखिए सबसे नदी हमारा घाघरा हो जाएगा, सबसे नदी घाघरा है, फिर उसके बाद गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, बाढ़ है, बागमती है, कमला है, बालन है, कोसी है, फिर महानंदा है। ठीक है, कैसे कहते हैं आपका, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले घाघरा है, घाघरा नदी को ही क्या कहते हैं, सरयू नदी कहते हैं। फिर आपका गंडक आएगा, बूढ़ी गंडक आएगा, फिर बागमती आएगा, फिर कमला आएगी, बालन आएगी, कोसी, बालन जो कोसी में मिल जाती है, और महानंदा ये नदी उत्तर में आती है। दक्षिण में बात करते हैं कौन कौन आएंगे, दक्षिण में जो पहले आएगी इधर से देखिए, इधर हम वेस्ट है, इधर से वेस्ट की ईस्ट तरफ जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो यहाँ पे कमनाशा आएगा, सोन आएगा, पुनपुन आएगा, फिर फाल्गु आएगी, फाल्गु नदी को क्या कहते हैं, निरंजना नदी कहते हैं, और ये क्यूल नदी आएगी, फिर यहाँ पे अजय नदी आएगी। तो 6 नदी नीचे है, कमनाशा, सोन, पुनपुन और फाल्गु, क्यूल, अजय, ये 6 नदी नीचे आएगी। और बाकी जो कितने नदियाँ ऊपर में, एक महानंदा, कोसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 नदी ऊपर है। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती ऊपर आ जाएंगे। अब बाढ़, कमला, बालन, कोसी और महानंदा या नीचे आ जाएंगे, मतलब इस साइड आ जाएंगे, ईस्ट की तरफ आ जाएंगे। तो इसको याद कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो है सरयू घाघरा आती है, कहाँ मिलती है, सारण में मिल जाती है, सारण में मिल रही है। गंडक जो है पटना में मिल रही है, बूढ़ी गंडक भी यहाँ पे कहीं मिल जा रही है। बागमती जो है सबसे पहले कोसी में मिल रही है, और तब जाके कोसी किसे, पटना, कोसी जो मिल रही है गंगा में मिल जा रही है। फिर कमला भी किसमें मिल रही है, बागमती में, कमला किसमें मिल रही है, बागमती में। बालन कोसी में मिल जा रही है, और महानंदा डायरेक्ट आपका गंगा में मिल रही है। और ठीक है, यहाँ पे अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है कुछ की चीज़ें देख लीजिए। ये सोन परियोजना में क्या है, एक पूर्वी सोन नहर परियोजना है और आपका पश्चिमी सोन नहर परियोजना है। सेम तरह से कोसी में भी क्या है, आपका पूर्वी कोसी नहर है, अब पश्चिमी कोसी नहर है, और राजपुर नहर कोसी पे है। और यहाँ पे पुरानी नदी छोटी परियोजना के यहाँ पे आपका इसी पे सोन नहर पे आ गया। फिर जाओ गंडक परियोजना, गंडक परियोजना पे क्या है, गंडक में आपका गंडक कहाँ से निकलती है, भैंसा लोटन जगह से आती है। और यहाँ पे कौन सा डैम है, भैंसा लोटन डैम बना हुआ है, और यहाँ पे गंडक डैम बना हुआ है। और यहाँ पे जो आपका एक आपका नहर निकला हुआ है, कौन कौन सा नहर है यहाँ पे, तो सिंचाई के लिए नहर है आपका त्रिवेणी नहर है गंडक पे, फिर आपका तिरहुत नहर गंडक पे, सारण नहर गंडक पे, तैऊर नहर गंडक पे, राजपुर नहर किस पे, कोसी पे है। याद बस एक ही याद देखिए, आप ये पूछना त्रिवेणी नहर किस पे, गंडक में, त्रिवेणी नहर किसका है, गंडक। गंडक का जो वेदों में नाम क्या था, सदानीरा, किसका होगा, सदानीरा किसका जी, गंडक का ही ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे आपका गंगा नदी। अब यहाँ पे सारी नदियों को हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला हमारा कौन सी नदी है, हमारी पहली गंगा नदी है। गंगा नदी का जो डिस्टेंस हमारा 445 किलोमीटर बिहार में फ्लो करती है, 445 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है। गोमुख उत्तराखंड का क्षेत्र है, वहीं गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से, और बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। और ये कहाँ से जाती है, पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिला आदि से गंगा के तट पर स्थित है। याद रखिए गंगा के तट पर कौन कौन है, 12 जिला आता है। गंगा के तट पर कितने जिले आते हैं, 12 जिला आते हैं। और वो है आपका यहाँ पे पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर जाती है। एंट्री कहाँ पे करती है, बक्सर में, और निकलती कहाँ से, भागलपुर से निकलती है। और टोटल इसकी लेंथ कितना है, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है, याद रखिएगा। फिर आपका आता है घाघरा नदी। बात करते हैं घाघरा नदी को हम क्या कहते हैं, सरयू नदी कहते हैं। सरयू कहाँ पे, आपका उत्तर प्रदेश में कहते हैं, और घाघरा हम बिहार में कहते हैं। और ये जो तिब्बत पठार से जरूरी नहीं है आप की याद रखेंगे। और ये कहाँ से निकलती है, आपके तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ पे मिलती है, रेवलगंज आपका गंगा नदी में, सारण में मिल जाती है, गंगा में। फिर जो आपका इसके जो आपका क्या है, आपका बिहार में प्रवेश करती है सिवान नामक जगह से, और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है। अब बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 83 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। बिहार में इसका लंबाई कितना है आपका, 83 किलोमीटर, याद रखिएगा। फिर आपका आता है गंडक। गंडक के बारे में देखते हैं। तो गंडक जो आपका नेपाल हिमालय से मिलती है, अन्नपूर्णा पर्वत से होते हुए बिहार में आती है, मतलब इंडिया में, भारत में आती है, और फिर बिहार में आती है। फिर गंगा नदी पलहेजा के पास, ये गंगा नदी में पलहेजा के पास मिल जाती है। कहाँ पे गंगा नदी से मिलती है, तो पलहेजा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इसमें जो है नेपाल में सप्तगंडकी के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सप्तगंडकी कहते हैं। और इसके 7 सहायक नदियाँ, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको देखिएगा। इसकी बस लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है, 630 है। बिहार में कितना है, तो बिहार में 260 किलोमीटर है। लंबाई कितना है बिहार में, 260 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। और कहाँ कहाँ से जाती है, कौन सा शहर जो है इसके गंडक नदी पे है, तो हाजीपुर है, सोनपुर है, मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा जी,
यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक है, तो हाजीपुर सोनपुर हो जाएगा, गंडक नदी पे आएगा, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक हो जाएगा। और यहाँ पे आते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है आपका ये कहाँ से, पश्चिम चंपारण से एंट्री करती है, ठीक है। उसके बाद जो गंगा नदी में खगड़िया में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, खगड़िया में मिलती है। और लंबाई इसका 320 किलोमीटर, बिहार में ही इसका लंबाई, यानी टोटल लंबाई इसका बिहार में ही है, और ये 320 किलोमीटर इसकी लंबी है। और इसका जो है आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सहायक नदियाँ नहीं याद करना है, बस याद रखिएगा, यह सब कुछ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका आता है बागमती। बागमती कहाँ है, शिवपुरी श्रेणी में से हिमालय नेपाल से निकलती है, और ये किस में मिलती है, आपके बदला घाट कोसी नदी में जाके मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, टोटल 597 किलोमीटर, और बिहार में 394 किलोमीटर बहती है। और दरभंगा, मुजफ्फरपुर, फिर मुजफ्फरपुर दे दिया, और मधुबनी जिले प्रवाहित होती है, यहाँ मतलब यहाँ से गुजरती है, ठीक है, इतना मान सकते हैं। दरभंगा जो है, दरभंगा हो आपका, दरभंगा बागमती नदी के किनारे है। अब बात करते हैं कमला नदी। कमला नदी देखिए, कमला नदी कहाँ से निकलती है, आपके महाभारत श्रेणी से निकलती है, और यहाँ पे कहाँ मिलती है, बागमती में मिल जाती है, बदला घाट से। और यहाँ पे मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो कमला हो जाएगी। और यहाँ पे इसमें जो आपका सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना भी याद कीजिए भूल जाएगा। और इससे मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। ये कुछ नहीं है, आपका बिहार में 120 किलोमीटर बहती है। बिहार में कमला नदी का कितना डिस्टेंस है, 120 किलोमीटर, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं कोसी नदी का। कोसी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। इस पर जो है एक परियोजना चल रहा है, डगमारा विद्युत परियोजना। डगमारा विद्युत परियोजना किस पे है, कोसी नदी पे है, याद रखिएगा, करंट अफेयर का पार्ट है। तो कोसी नदी हो गया, नेपाल और तिब्बत में है, और देखिए नेपाल और तिब्बत से निकलती है, और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, आपके कटिहार जिले में, गंगा में कटिहार में मिल जाती है। और यहाँ पे इसका जो है संगम में देखिए, अरुण सुनकेसी और आपका तंबूर कोसी के संगम में कोसी, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान नगर के समीप ये इंटर करती है, हनुमान नगर, बिहार में हनुमान नगर के पास से ये इंटर करती है। और ये मार्ग परिवर्तन करने के लिए बहुत ही फेमस है, और इसको बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। और टोटल लंबाई इसकी 720 है, लेकिन बिहार में कितना है, 260 किलोमीटर बहती है बिहार में। तो ये कोसी नदी का है। और याद रखिए, इस पर डगमारा जल विद्युत परियोजना है इस पर। और यहाँ पे बात करते हैं महानंदा का। तो महानंदा जो है दार्जिलिंग क्षेत्र से निकलती है, और ये कटिहार में जाके मिल जाती है, और लंबाई 376 किलोमीटर है बिहार में। सोन नदी है, मैकाल पर्वत अमरकंटक से निकलती है, और ये जो है गंगा नदी में दानापुर के पास आके मिल जाती है। और इसमें प्रमुख सहायक जो बनास है, गोपद है, रिहंद है, कन्हार है। इसमें बानस और आपका रिहंद सबसे इंपॉर्टेंट जगह। सोन नदी की कौन सा है, बानस और रिहंद इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदियाँ हो जाएगा। और यहाँ पे उत्तरी कोल भी इसके सहायक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे। लेंथ इसकी कितनी है, 180 किलोमीटर है, और बिहार में 780 किलोमीटर है लेंथ इसका, और बिहार में इसका लेंथ है आपका 202 किलोमीटर है। किसका, सोन नदी का। सोन नदी बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोन नदी हो गया, चाहे आपका कोसी हो गया, और या फिर आपका गंडक हो गया, ये सब नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पुनपुन का। तो ये छोटा नागपुर पठार से झारखंड से निकलती है, और एक गंगा में फतुआ के पास आके मिल जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ से मिलती है, तो आपका फतुआ से मिल जाती है। और कीकट और बागमती जो है, बागमती के नाम से जानी जाती है, बमागधी ऐसे के नाम से जानती है। फिर आपका कर्मनाशा है, सारोदाग कैमूर से निकलती है। कर्मनाशा कहाँ से निकलती है, कैमूर के पठार से निकलती है, और आपका गंगा नदी में चौसा के पास आके मिल जाती है, और यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो एक तो यूपी बिहार के बीच में बॉर्डर बना देती है, और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको हम अपवित्र नदी कहा जाता है। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई अपवित्र नदी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस नदी है, बस कोई भी नदी पवित्र अपवित्र नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा अजय नदी है, जमुई में एंटर करती है, और आपका गंगा में मिलती है पश्चिम बंगाल में। तो अजय नदी पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। फिर जो क्यूल नदी है, क्यूल नदी कहाँ से निकलती है, तीसरी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, गिरिडीह से निकलती है, यानी गिरिडीह से निकलती है। सिंपल सा, क्यूल नदी कहाँ से, गिरिडीह से निकलती है, और आपका लखीसराय में जाके गंगा में मिल जाती है। अब बिहार और झारखंड में प्रवाहित होती है, और जमुई लखीसराय क्यूल नहर के तट पर है। फिर एक लाल बचता था फाल्गु नदी। फाल्गु नदी को हम निरंजना नदी भी कहते हैं, और यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति की थी, निरंजना नदी के तट पे। और निरंजना और मोहना के संगम पे गया बिहार है। तो फाल्गु नदी क्या है, गया। फाल्गु नदी के किनारे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपका बिहार है, सॉरी बिहार का नाम गया है। और ये पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है फाल्गु। और बौद्ध एवं हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान ये वाला जगह रहता है। तो यहाँ पे जलवायु हम बता ही दिए हैं। जलवायु हमने जलप्रपात हम लोग देख ही लिए, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम ये वाला पार्ट को देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है देखने में। तो तलहार कुंड कहाँ पे, कैमूर में है। करकट कुंड कैमूर में है। काकोलत कहाँ पे, नवादा में है। फिर आपका आता है
काकोलत नवादा में, आपका तुतला जो है प्रपात कहाँ पे, सासाराम में, मजहर कुंड कहाँ पे, सासाराम में, धुआं कुंड सासाराम में। फिर जो आपका राजगीर में हम क्या कहते हैं, ब्रह्म कुंड, राजगीर में ब्रह्म कुंड राजगीर में, सप्तधारा राजगीर में, सूर्य कुंड राजगीर में, गोमुख कुंड राजगीर में, नानक कुंड राजगीर में और मखदूम कुंड राजगीर में। फिर बात करते हैं आपका मुंगेर में राम सीता लक्ष्मण हो जाएगा, लक्ष्मण कुंड है मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, लक्ष्मीश्वर कुंड यहाँ भी मुंगेर में, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में। जन्म कुंड एक बताए थे, ये आपका एक एक्सेप्शनल है, ये आपका मुंगेर में याद रखिएगा। पंचतर जूनियर है मुंगेर में, फरारी जो है फरारी का भाई है आपका मुंगेर में। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। बिहार के प्रमुख झीलें देख लीजिए, झील कहाँ पे है, झील में आ जाएगा कांवर झील कहाँ पे, बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पे, बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में। कांवर झील बेगूसराय में, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में। सिमरी झील जहाँ पे सहरसा में, सिमरी झील कहाँ पे, सहरसा में है। मत्स्यगंधा झील जो आपका सहरसा में, मत्स्यगंधा झील जहाँ पे सहरसा में हो जाएगा। फिर घोघा झील कहाँ पे, कटिहार में, घोघा झील कटिहार में है। घोघा झील आपका कहाँ पे, कटिहार में। गोगाबिल झील ये भी कटिहार में है। जगतपुर झील जो है भागलपुर में। अनुपम झील कैमूर में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। खड़गपुर झील जो है आपका मुंगेर में। खड़गपुर झील कहाँ पे, मुंगेर में होगा। फिर सवेहा झील जो आपका पश्चिम चंपारण। पिपरा कोठी झील जो आपका पूर्वी चंपारण। मुचलिंदा झील कहाँ पे, आपका बोधगया में। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए बता देता हूँ कौन कौन सा आपका। कांवर झील जो बहुत इंपॉर्टेंट, कांवर झील आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेगूसराय में। कांवर झील बेगूसराय में। कुशेश्वर झील जो आपका दरभंगा में, जिसको जैविक विविधता बनाया गया है। कुशेश्वर झील कहाँ पे, दरभंगा में। सिमरी झील सहरसा में। मत्स्यगंधा झील कहाँ पे, सहरसा में, नॉट से इंपॉर्टेंट है। घोघा झील कहाँ पे, घोघा झील आपका कटिहार में। गोगाबिल झील कटिहार में, दोनों इंपॉर्टेंट है। घोघा झील गोगाबिल कटिहार में है और घोघा झील भी कटिहार में है। जगतपुर झील भागलपुर में है, जहाँ भी यहाँ भी पुर है, यहाँ भी पुर, तो जगतपुर कहाँ पे, भागलपुर में। अनुपम झील कहाँ पे, कैमूर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुपम झील कहाँ पे, कैमूर में है। छोरा कटोरा झील राजगीर में, छोरा कटोरा झील राजगीर में है। खड़गपुर झील कहाँ पे, मुंगेर में। खड़गपुर झील मुंगेर में। सवेहा झील आपका पश्चिम चंपारण। पिपरी कोठी झील पूर्वी चंपारण। मुजलिंदा झील आपका बोधगया में। तो ये जो झील है आपको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है अंगाड़ी और बसाव झील कहाँ पे, बक्सर में है। अंगाड़ी और बसाव झील कहाँ पे, बक्सर में है। और अभिषेक पुष्करणी झील कहाँ पे है, आपका वैशाली में। अभिषेक पुष्करणी कहाँ पे, वैशाली में है। तो ये आपका झील कंप्लीट होता है। और बिहार के आ जाते हैं मिट्टी में, बिहार की मिट्टी। तो बिहार की मिट्टी में देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार की मिट्टी से। और पहला हमारा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एरिया मैं बता देता हूँ। ये एरिया हमारा किशनगंज का है। ये एरिया हमारा चंपारण का है, पश्चिम चंपारण का। ये एरिया हमारा कैमूर और रोहतास हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जगह भागलपुर बांका आ जाएगा। यहाँ पे भागलपुर बांका आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखें, यहाँ भागलपुर बांका आ जाएगा। तो ये एरिया मैं बता दिया हूँ। और ये वाला पार्ट जो है आपका, ये नेपाल एरिया से बोर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे चंपारण से किशनगंज हो जाएगा, ये नेपाल वाला एरिया हो जाएगा, तराई रीजन कहते हैं इसको। और ये जो है खड़गपुर एरिया हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से आपका कहाँ से, यहाँ से जमुई से लेकर आ जाएगा आपका रोहतास के पहले तक आ जाएगा। रोहतास नहीं आएगा, रोहतास से कैमूर यहाँ पे आ जाएगा। और ये औरंगाबाद तक रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे पर्वत पादीय मिट्टी। यहाँ पे हमारा जो पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा मिलेगा हमको, पर्वत पादीय मिट्टी मिलेगा। और ये जो है आपका, इसको यहाँ पे हम पेडमंट सॉइल भी कहते हैं। पेडमंट सॉइल जो बीपीएससी 66 में पूछा भी गया था, पेडमंट सॉइल, इसको पर्वत पादीय मिट्टी कहते हैं। और यहाँ पे ये पहाड़ है, सोमेश्वर के पहाड़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहाड़ी मिट्टी मिलेगा। ऐसे पहाड़ी मिट्टी को क्या कहेंगे, पर्वत पादीय मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और याद रखिएगा, बिहार में जो मैक्सिमम जो मिट्टी मिलता है 90% जो होता है जलोढ़ मिट्टी रहेगा। 90% ऊपर वाले पार्ट में क्या मिलता है, जलोढ़ मिट्टी, वो भी नया वाला खादर मिट्टी कह सकते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी 90% रहता है बिहार के नॉर्थ में। और साउथ में आपका बांगर मिट्टी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो यहाँ से हम देखते हैं उत्तर वाला पार्ट देखते हैं पहले। यहाँ जो एरिया वाला एरिया हमारा, ये वाला एरिया को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो सारा एरिया तो जलोढ़ मिट्टी है ही, लेकिन ये जो है हमारा कौन सा है, आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी हमारी ये वाला है। और यहाँ पे जो है हमारा जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये हमारा रीजन, ये हमारा तराई रीजन है। तराई रीजन यहाँ पे नेपाल है। नेपाल के नीचे क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो ये हमारा कौन सा एरिया आ जाएगा, तराई रीजन होगा। यानी ये हमारा पहाड़ जगह, पहाड़ के नीचे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका तराई मिट्टी आ जाएगा यहाँ पे।
नेपाल से जो भी नेपाल से बॉर्डर बना रहा है, तो नेपाल के तराई रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन तराई। और यहाँ पे जो किसके लिए फेमस होगा, धान गन्ना, ये वाला बाकी जो है जगह कौन सा हमारा एरिया जो है, बाकी हमारा नया अलुवियल्स वाला जगह, नया नवीन जलोढ़ मिट्टी। और यहाँ पे किसका फेमस होता है, यहाँ पे जूट और गन्ने का खेती होता है इस मिट्टी में, जूट और गन्ने का खेती। और यहाँ पे हमारा जो हो गया ये हो गया। और यहाँ पे आपका धान होता है, गेहूँ होता है, मक्का होता है और अरहर होता है। यहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का, अरहर होता है, इस साइड में होता है। और यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे टोटल जो वर्षा होती है, टोटल वर्षा 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यानी याद रखिएगा, बिहार में जो वर्षा होती है ना 120 से 125 सेंटीमीटर के बीच में होता है, याद रखिएगा। और यहाँ से बीच से बीचों बीच क्या जा रही है, गंगा नदी जा रही है। और यहाँ पे कौन सा मिट्टी आ जाएगा, यहाँ पे कछारी मिट्टी आ जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे टाल मिट्टी भी कर सकते हैं, इसको टाल मिट्टी कर सकते हैं, टाल मिट्टी, ठीक है। टाल मिट्टी 8 से 10 किलोमीटर तक फैली रहती है, गंगा के इस साइड उस साइड जाती है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी को कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और उपजाऊ किसके लिए फेमस होता है ये वाला एरिया, तो ये उपजाऊ होता है आपका धान के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए, दलहन के लिए, जूट के लिए, पटसन के लिए। तो ये सब चीज़ें किसके लिए, आपका नवीन ऊपर वाले में नॉर्दर्न पार्ट में आपका जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया। तो ये आपका खादर मिट्टी कहेंगे। और यही इसके लिए फेमस है, गेहूँ, धान, दलहन, जूट के लिए। अब नीचे वाला पार्ट में देख लेते हैं, नीचे वाला पार्ट में क्या है। तो यहाँ हम इस साइड में देखेंगे, इस साइड में एरिया हमारा कैमूर और रोहतास का एरिया जगह। यहाँ पे भी पहाड़ी है और यहाँ पे पहाड़ी है। और यहाँ पे कौन सा पहाड़ी आता है, तो ये आपका आता है कौन सा, ये वाला पहाड़ी का नाम आपको विंध्या रेंज आते हैं, विंध्या रेंज आते हैं। कहाँ से, मगध से, आपका एमपी से फैला हुआ और यहाँ तक आ रहा है। और यहाँ पे विंध्या रेंज है और यहाँ पे चूना पत्थर मिलता है इसमें। और ये लाल बलुई टाइप की मिट्टी होती है और इसमें क्या मिलता है, चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है। और ठीक है, ये वाला हो गया। और ये जो ये वाला जो है, ये भी आपका अलुवियल रीजन है, ये भी आपका अलुवियल्स वाले, यानी आपका जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, केरल कैवाल मिट्टी कहते हैं, केरल कैवाल मिट्टी कहते हैं। और कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, बक्सर से भागलपुर तक केरल कैवाल मिट्टी कहते हैं, या फिर इसको बांगर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और उपजाऊ होता है किसके लिए, रबी और खरीफ दोनों के लिए ये उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर जो है एक तरह का ये पहाड़ी मिट्टी है, ये पहाड़ी मिट्टी हो गया, ये आपका लाल पीली मिट्टी। और ये कम उपजाऊ होती है, मोटे अनाज के लिए फेमस होता है। और ये जो होता है 100 से 90 सेंटीमीटर तक यहाँ पे दक्षिण बिहार में वर्षा होती है। और ये यहाँ पे ये सब मिट्टी होता है। और मोटा अनाज के उत्पादन के लिए ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे ये वाला मिट्टी। तो चलिए अब मिट्टी को अच्छे से डिटेल में देखते हैं। और यहाँ पे दो टाइप का मिट्टी हम देखेंगे, एक तो हो गया उत्तर बिहार का मैदान का मिट्टी और दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी को देखेंगे। और इसका हम देखेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तर बिहार के जो मिट्टी बनता है, किससे बनता है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या हमारा, बिहार के उत्तर में क्या है, हिमालय है। और ये जो है हिमालय पहाड़ी, हिमालय से जो भी नदियाँ आती है ना, वो बहुत ही तीव्र ढाल से पहाड़ों से होकर आती है। और बहुत अपने साथ बहुत ही तीव्र स्पीड से आती है। और वो जो है आपका बहुत सारा चीज़ अपने बालू और वो कांप ले आती है, अपने साथ लाती है। तो इसलिए क्या होता है, वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, नवनिर्मित हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त सैलों के अंग तथा सदावाहिनी नदियाँ से प्रभावित बाढ़ में क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कांप तथा बालू के जमाव से मिट्टियों की गुणवत्ता से ह्रास कम होता है। मतलब क्या रहा है ना कि ये जो ऊपर से नीचे जो मिट्टी आपके आती है, तो वो अपने साथ क्या क्या लाती है, एक तो होती है हमेशा सदा नहीं रहती है, हर टाइम ये पानी रहता है उनमें। और ये जो लाती है अपने साथ क्या क्या लाती है, कांप लाती है तथा बालू लाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो मिट्टी हमेशा वहाँ पे क्या होता है, रहता है और नया बना रहता है। और वो उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। और उनका गुणवत्ता क्या होता है, हमेशा बना रहता है, उसका कम नहीं होता है, गुणवत्ता बनी रहती है। और यहाँ पे ये जो 4 टाइप का मिट्टी होता है। अगर नॉर्थ पार्ट में कितनी मिट्टी होगी, तो आपकी जो उत्तर बिहार की मिट्टी होगी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। कौन कौन सा आप 4 पार्ट ये देख लीजिए। पहला आपका पर्वत पादी मिट्टी, जिसको हम पेडमंट सॉइल भी कहेंगे। दूसरा आपका तराई मिट्टी, तीसरा आपका नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी और चौथा आपका दोमट मिट्टी। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम बात करते हैं पहले इसको, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा, पिडमेंट सॉइल मिट्टी का पश्चिम चंपारण में अधिक रूप से पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पिडमेंट सॉइल कहाँ मिलती है, तो आपका पश्चिम चंपारण में मिलती है पिडमेंट सॉइल मिट्टी। पिडमेंट मिट्टी जो आपका पश्चिम चंपारण में मिलती है। याद रखिए, पी से पिडमेंट हो गया, पी से पश्चिम चंपारण हो गया, ऐसे करके याद रखिएगा, ज़्यादा दिन तक याद रखिएगा। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी किससे आती है, तो यहाँ दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा, आपका जो मैक्सिमम जो आपका प्लेटू रीजन है, पहाड़ी रीजन है, तो उसको काटना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है नदी जो है डायरेक्ट आती है और कुछ उतना ज़्यादा अपने साथ नहीं लाती है। जैसे मिट्टी हो गया ये सब नहीं लाती है अपने साथ, बालू हो गया सब नहीं लाती है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए निर्माण होता है आप कैसे, प्राचीन भौगोलिक काल में नवनिर्मित चट्टानों, खासकर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों
एवं बरसाती नदियों की भूमि होती है। तो ये बरसात वाली भूमि होती है, ये बारिश होगा तभी जाकर इसमें पानी भरेगा, नहीं तो ऐसे खाली रहती है, खाली नहीं रहती है, मतलब कि कम ही रहता है पानी इसमें। तो इसमें 4 टाइप की मिट्टी कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो कगारी मिट्टी हो जाएगी, दूसरा है ताल क्षेत्र की मिट्टी हो जाएगी, तो तीसरा आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, और चौथा है अवशिष्ट मिट्टी या फिर लाल पीली मिट्टी या फिर इसको पहाड़ी मिट्टी भी कह सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। उत्तर बिहार के मैदान की नदियाँ, तो उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टियाँ जो है 4 प्रकार की हमने देखा था। तो ये कौन कौन से थे आपके, तो ये पर्वतपादी मिट्टी, तराई मिट्टी, नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो इन्हीं 4 के बारे में यहाँ पे डिटेल से देखना है। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अवशिष्ट मिट्टी। अवशिष्ट मिट्टी के बारे में क्या है, तो अवशिष्ट मिट्टी जो आपका कहाँ उत्तर बिहार में फैला है ये तो बताएं, और वो भी उत्तर बिहार के किस उत्तर पश्चिम पहाड़ी पे, उत्तर बिहार में। और नवनिर्मित शिवालिक पर्वत श्रेणी कौन सी है आपके उत्तर में, कौन सी शिवालिक उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो शिवालिक पर्वत है, तो ये यहाँ से आती है। फिर जो आपका कौन सी नदियाँ हैं, आपका गंडक एवं सहायक नदी है। गंडक और इसी सहायक नदी से ये वाला क्षेत्र बनता है। ये वाला जो मिट्टी बनती है किसके हेल्प से, गंडक और इसकी सहायक नदियों के हेल्प से बनता है। वहाँ पे वन संपदा से प्रभावित होता है। कांप की मात्रा अधिक होती है। कांप मतलब क्या होता है, अलुवियल सॉइल। कांप की मात्रा यानी अलुवियल सॉइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये किसका कौन सा रंग होता है, आपका रंग जो होता है उसका भूरा किस्म का होता है, रंग जो होता है भूरे किस्म का होता है। और ये किसके लिए फेमस होता है, धान और गन्ने के लिए बहुत ही फेमस होता है। किसके लिए, धान और गन्ने के लिए फेमस होता है ये वाला कौन सा मिट्टी, तो ये आपका अवशिष्ट मिट्टी कह सकते हैं इसको। अवशिष्ट मिट्टी धान और गन्ने के लिए बहुत ही फेमस है। अब बात करते हैं तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जो आपका कहाँ से, नेपाल वाला एरिया में। तो नेपाल एरिया में क्या होगा, यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा एरिया है आपका, सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में है। और यहाँ पे कौन कौन सा आपका बिहार नेपाल सीमा पर आता है, कौन कौन से एरिया आते हैं आप जानते होंगे, कौन कौन सा स्टेट आता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट आता है। फिर यहाँ पे क्या आता है, जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। इसमें कौन किसकी अधिकता होगी, तो जैविक पदार्थों की अधिकता होगी। और उपजाऊ, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगा। ये कैसा मिट्टी होगा, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगा। और ये जो है पश्चिम चंपारण से 7 से 8 किलोमीटर तक चौड़ी होती है। कितना किलोमीटर चौड़ी होता है, 7 से 8 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक फैला हुआ है। नमी की मात्रा अधिक होती है इसमें, नमी की मात्रा कैसे होगा, अधिक होगा, मैक्सिमम होता है। और धान गन्ने के लिए विशेष उपयुक्त होती है, धान के लिए गन्ने के लिए विशेष उपयुक्त होती है। और यहाँ पे पूर्वी भाग में पटसन का अधिक उत्पादन होता है। तो जहाँ भी बारिश ज़्यादा होगा ना, वहाँ पे क्या क्या होगा, आपका धान होगा, गन्ना होगा और आपका पटसन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। अब बात करते हैं कहाँ पे, नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी यानी खादर मिट्टी की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्षेत्र जो होता है कौन सा क्षेत्र होता है, उत्तरी भाग का बाढ़ का मैदान। उत्तरी भाग में जो बाढ़ का मैदान होता है उसको नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसको मेनली कहते हैं खादर मिट्टी कह सकते हैं। तो ये कहाँ से कैसे आते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, गंडक आएंगी, बूढ़ी गंडक आएंगी, बागमती आएंगी, कमला लाएंगी, कोसी लाएंगी, महानंदा लाएंगी। इन घाटी के बाद जो है ग्रसित क्षेत्र में पाई जाती है। तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में पड़े, यहाँ से बाढ़ आता है, बाढ़ आगे मिट्टी लाएगी, बाढ़ जो होता है मिट्टी लाएगी, और मिट्टी से पूरा एरिया क्या होता है आपका खादर मिट्टी से भर जाता है। और यहाँ पे जो होता है एरिया कौन कौन सा है, सारण है, पश्चिम चंपारण है, सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर है, शिवहर है, मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, खगड़िया है। सारा जितना भी आपका जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। और यहाँ पे किसके लिए फेमस होता है, ये धान होता है, जूट होता है, मक्का होता है, दलहन होता है, फसलों का अधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है, ये आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी में होता है, नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी। और यहाँ बात करेंगे दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे होगा, उत्तरी बिहार में होगा और दक्षिण पश्चिम भाग में होते हैं। कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम भाग में। और यहाँ पे छोटी छोटी पट्टी में पाई जाती है ये सब सॉइल। और जैसे यहाँ पे कौन कौन सा नदी होगी, घाघरा होगी, गंडक दोआब होगा। फिर घाघरा गंडक दोआब के दक्षिण भाग सारण जिले के गंगा तटीय भाग पे क्षेत्र में, मेनली सारण जिला में आ जाएगा आपका ये वाला पार्ट। और गंडक नदी के दक्षिण घाटी वैशाली में तंबाकू की खेती होती है। याद रखिएगा कहाँ पे होता है तंबाकू की खेती, दक्षिण वैशाली में तंबाकू की खेती होती है। दक्षिण घाटी वैशाली में तंबाकू की खेती होती है। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर में लीची का खेती, मुजफ्फरपुर में लीची का बागान है। और क्षेत्र जो है आपका खगड़िया जिले में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मुजफ्फरपुर वैशाली और कहाँ पे, खगड़िया, ये मिट्टी पाई जाती है। किसका खेती होता है, एक तो हो गया आपको टोबैको का, टोबैको में समझते हैं ना, टोबैको यहाँ पे तंबाकू का, और फिर आपका लीची का बागान, ये दोनों यहाँ पे आता है इस मिट्टी में। कौन सा मिट्टी यहाँ पे, ये आपका दोमट मिट्टी हो गया। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी के बारे में। देखिए यहाँ पे बस इसको सुनते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दक्षिण बिहार की मिट्टी कितनी थी, दक्षिण बिहार की मिट्टी देख लेते हैं यहाँ पे एक बार फिर से। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी हमारी कगारी मिट्टी थी, ताल क्षेत्र की मिट्टी थी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी थी, और आपका अवशिष्ट मिट्टी यानी लाल पीली मिट्टी थी यहाँ पे। तो हम चलिए देखते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी। तो यहाँ पे पहले मिट्टी में कौन सी आपके, कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी जो होता है क्या होता है, तो कगारी मिट्टी होती है किनारे में, गंगा के दक्षिणी कगारी भाग में ये मिलती है। ऐसी मिट्टी गंगा के दक्षिणी की कगारी भाग में मिलती है,
ये मिट्टी। फिर मुख्यतः जो बनता है नदियों के किनारे पाई जाती है। ये मेनली जो है नदी के किनारे किनारे पाई जाएगी मिट्टी ना, उसको हम क्या कहते हैं, कगारी मिट्टी कहते हैं, जो कगार पे पाई जाती है, किनारे, कगार मतलब किनारे। और फिर यहाँ पे आता है गंगा हो गया, सोन हो गया तथा अन्य सहायक नदियाँ इसके मार्ग परिवर्तन से। तो ये नदी बनती है कैसे कि कोई नदी है यहाँ जा रही है, अपना मार्ग बदली इधर आ गई, तो ये वाला नदी क्या आ जाएगा, यहाँ पे कगारी मिट्टी आ जाएगा। लेकिन कगारी मिट्टी कुछ नहीं, आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं कगारी मिट्टी को। और इसका रंग कैसा है, उजला से हल्का भूरा होता है। इसका रंग कैसा होगा, उजला उजला से हल्का भूरा होता है ये वाला रंग। और ये किसके लिए फेमस होता है, तो ये जो फेमस होता है मक्का के लिए, अरहर के लिए, गेहूं के लिए तथा सब्जी की खेती यहाँ पे बहुत ही अनुकूल होती है उपजाने के लिए। तो किसकी बात करें, कगारी मिट्टी की बात कर रही है। तो एक तरह का जलोढ़ मिट्टी कर सकते हैं, कगारी मिट्टी होती है। ताल क्षेत्र की मिट्टी की मैं बात करें तो गंगा के सटे हुए दक्षिण भाग में इसको क्या कहते हैं, ताल क्षेत्र की मिट्टी कहते हैं, गंगा के सटे हुए दक्षिणी भाग में। और यहाँ पे बाढ़ के समय में पानी क्या होता है, भरा होता है, जलमग्न होता है। बाढ़ के समय में ये पानी क्या होता है, जलमग्न रहता है, भरा रहता है। काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और गंगा के दक्षिण तट में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। गंगा के दक्षिण तट में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यह फैला हुआ है। और राबी फसल के लिए बहुत ही फेमस होती है। कौन सी मिट्टी, राबी फसल के लिए फेमस है, तो ये आपका ताल क्षेत्र की मिट्टी है, रावी के लिए बहुत ही फेमस होती है, रवि के लिए। फिर आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी की हम बात करते हैं तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपका दक्षिण बिहार के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो बाढ़ का पानी जहां नहीं पहुंचेगा वहां पे कौन सी मिट्टी होगी, तो वहां पे नवीन जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाएगी, वहां पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो फिर यहाँ पे नीचे क्या है, यह एक भारी मिट्टी होती है, भारी मिट्टी होती है और यह कांप में बहुलता होती है। कांप में क्या होगा, बहुलता होगा। और यहाँ पे जो कौन सा क्षेत्र होता है, यहाँ पे आपका मगध का मैदान हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा और मैदानी भाग में यहाँ ये मिट्टी फैली हुई है। और भोजपुर तथा बक्सर जिलों यहाँ के गेहूँ, गन्ने तथा खेती होती है। तो बक्सर और भोजपुर में कौन कौन से खेती होगा, गेहूं का खेती होता है और आपका गन्ने का खेती होता है, गन्ने का। तो ये चीज़ होता है। कौन सा मिट्टी होगी यहाँ पे, आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अगर बात करते हैं अवशिष्ट लाल पीली मिट्टी के, तो लाल पीली मिट्टी की हम बात देखेंगे तो यहाँ पे दक्षिण बिहार के दक्षिण भाग में फैली हुई है, दक्षिण बिहार के दक्षिण पार्ट में फैला हुआ है। और यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार से सटे पहाड़ी के भाग में मिलती है। ये कौन सी मिट्टी मिलती है, तो छोटा नागपुर के जो पठार होते हैं उसके सटे पहाड़ी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। और जो एरिया है कौन कौन सा आपका, कैमूर की पहाड़ी है, गया की पहाड़ी, नवादा की पहाड़ी, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर के कुछ भागों में तथा बांका जिले में पाई जाती है। जितने भी ये सारे पहाड़ी इलाका है ये वाले, तो वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। और जो बालू का अंश होता है अधिक होता है, बालू का अंश अधिक होगा, इसकी वजह से क्या होता है, वो लाल पीला हो जाता है, लाल पीला से भूरा पीला दिखती है। तो लाल पीला से भूरा पीला दिखती है और यहाँ पे ये कम उपजाऊ होती है। जाहिर सी बात है पहाड़ी क्षेत्र में उसका उतना खनिज नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये क्या होगा, कम उपजाऊ होगा। और ये मोटे अनाज के लिए बहुत ही फेमस होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कौन सी मिट्टी था, ये आपका अवशिष्ट लाल पीली मिट्टी। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका दक्षिण बिहार का मिट्टी यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए हम देखते हैं अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम देख के कंप्लीट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये पूरा नोट्स बनाया हुआ है। और यहाँ पॉइंट 1 देखिए, पॉइंट 1 कह रहा है दलदली या तराई क्षेत्र की मिट्टी, यानी जो दलदली या तराई क्षेत्र की मिट्टी होती है कहाँ कहाँ पाई जाती है, पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक ये 5 से 7 किलोमीटर तक फैली है। तो कहाँ से आपका 5 से 7 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और कौन सी मिट्टी है, दलदली या तराई क्षेत्र की मिट्टी, जो कि कहाँ से मिलती है, तो ये आपका नेपाल, तराई मिट्टी कहाँ पे, नेपाल और बिहार बॉर्डर पे तराई मिट्टी पाई जाती है। पॉइंट 2 है हमारा, पॉइंट 2 आपका मुजफ्फरपुर दरभंगा जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बाढ़ आता है और यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट 3, ताल क्षेत्र की मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है। तो जो ताल क्षेत्र होता है, ताल क्षेत्र कहाँ पे मिलेगा, आपका साउथ में मिलेगा। और साउथ में कितना डिस्टेंस रहेगा आपका, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला रहता है ताल क्षेत्र की मिट्टी। फिर आपका आता है चौथा नंबर पॉइंट, देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, केरल केवाल मिट्टी कहते हैं। और इसका विस्तार जो है गंगा के दक्षिणी भाग में रोहतास से लेकर रोहतास, पटना, मुंगेर हेतु भागलपुर तक फैला हुआ है। तो कहाँ से देखिए, रोहतास, यहाँ रोहतास आएगा। देखिए यही से मैं बताता हूँ, भागलपुर, बांका, तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे फैला हुआ है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ पे ये बिहार है, मान लीजिए यहाँ पे गंगा नदी पास करिए, ये भागलपुर हो गया, ये बांका हो गया, बांका। फिर इसके बगल में क्या आएगा, जमुई आएगा, नवादा आएगा, गया आएगा, फिर आपका औरंगाबाद आएगा, फिर यहाँ पे रोहतास आएगा, फिर यहाँ कैमूर आ जाएगा। आपको इस तरह से बढ़ना है। तो यहीं से बोला कहाँ से बोला है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये बोला हमारा पॉइंट 4 था ना, ये बोला पटना मुंगेर होते हुए, यहाँ पटना यहाँ मेन में आएगा, पटना मुंगेर होते हुए भागलपुर तक फैला हुआ है।
रोहतास यहाँ पे आएगा, रोहतास से यहाँ पे भागलपुर तक फैला हुआ है, रोहतास से यहाँ भागलपुर तक फैला हुआ है, और पटना में भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अब पॉइंट 5 देख लीजिए, पॉइंट 5 क्या कह रहा है, बाल सुंदरी मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग से आरंभ होती है, पूर्णिया के दक्षिण भाग से आरंभ होता है बाल सुंदरी मिट्टी, और ये मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग को घेरते हुए संपूर्ण सारण व दक्षिण पश्चिम चंपारण तक फैला हुआ है। तो ये आप इसको पॉइंट से देख लीजिएगा। और खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर को क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और इसका विस्तार जो है पूर्णिया सहरसा के बीच में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आते रहता है, तो इसलिए यहाँ पे खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। और यहाँ पे किशनगंज में क्या आपको किसका कहता है, जूट मिलता है, शुगर केन मिलता है, बहुत ही तगड़ा इसका उपजाऊ होता है। और पॉइंट 7 है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो आपका कछारी मिट्टी यानी अलुवियल सॉइल से आच्छादित है। कितना परसेंट, 90% भाग जो है अलुवियल सॉइल से घिरा हुआ है। फिर जो कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी कछारी मिट्टी को कहते हैं, याद रखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और यहाँ पे आपका पेडमेंट सॉइल जो है आपका पेडमेंट सॉइल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आपका पश्चिम चंपारण में आती है, पीस ऑफ पेडमेंट, पीस ऑफ पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, और अधिक रूप से पाई जाती है। बहुत ज़्यादा पेडमेंट सॉइल कहाँ मिलता है हमको, पश्चिम चंपारण में ही मिलता है। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, और बहुत एक है बहुत, यहाँ से आप लोग को कितना कम से कम 8 से 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, जितना भी मैंने आपको करा दिया आप इसको अच्छे से नोट्स कीजिए। और अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम यार, अभी आपका 15 दिन आपका मेनली टाइम है। तो 15 दिन में आप 4-5 बार इस वीडियो को देखिए, चाहे आप एक ही बार में नोट्स बना लीजिए, तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। लेकिन मैं तो कहूँगा आप इस वीडियो को देखते रहिए और डाउनलोड कर लीजिए, देखते रहिए, इससे बहुत अच्छा फायदा रहेगा। टाइम नोट्स बनाने का आप टाइम नहीं रहा, आप इसको जितना देखिएगा उतना आपको आसानी से याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।